अध्याय 21 मूल्यांकन। एक शोधन कक्ष के अंदर एक दर्जन से अधिक रसायन शास्त्री एक घेरे में बैठे थे और एक युवक को घूर रहे थे। ये रसायन शास्त्री अब युवा नहीं थे, उनमें से अधिकांश की आयु 40 वर्ष से अधिक थी और सबसे कम उम्र का रसायन शास्त्री भी 30 वर्ष का था। 15 साल के एक लड़के का ये दावा कि वह गोलियों को परिष्कृत करना चाहता है सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उनमें से कुछ तो मन ही मन उपहास में सिर हिला रहे थे, लेकिन वे सभी समझदार लोग थे और उन्होंने बहुत पहले ही सुन लिया था कि ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई ने एक अपवाद बनाकर एक युवक को पिल अप्रेंटिस की गोली दी थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह अफवाह सच थी या नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि अपना तिरस्कार प्रकट करे। लॉन चेन, भले ही मैं संघ का अध्यक्ष हूं, फिर भी मैं रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि आप उधार पर औषधीय सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन सभी रसायन शास्त्रियों के सामने एक गोली बनानी होगी। फिर हम उस बनी हुई गोली की गुणवत्ता के आधार पर तय करेंगे कि आप उधार पर कितनी सामग्री ले सकते हैं, ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई ने गंभीरता से समझाया। ये छोटा बच्चा समझदार है। लॉन चेन समझ गया था कि यह रसायन शास्त्रियों का संघ है और किसी की मिल्कियत नहीं है। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई के तौर तरीकों को देखते हुए यह मुमकिन ही नहीं था कि वह उसे नियमों के खिलाफ कोई विशेष सुविधा दे। यहाँ प्रथम श्रेणी की 187 प्रकार की औषधीय गोलियों के फॉर्मूले हैं। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। रसायन शास्त्रियों में से एक ने एक कागज लाकर दिया। उसकी आंखों में लॉन चेन की विफलता की दबी हुई आशंका थी। वह जो पृष्ठ लेकर आया था उस पर मौजूद सभी गोलियों के फॉर्मूले साधारण प्रथम श्रेणी की गोलियां नहीं थी। उनकी जटिलता औसत से कहीं अधिक थी और साधारण दवा बनाने वाले प्रशिक्षुओं को उनसे सफलता मिलने की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा जब सभी रसायन शास्त्री स्वयं ग्रैंड मास्टर युंग का साथ आपको देख रहे हों तो किसी का घबरा जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। ऐसे माहौल में एक सफल औषधीय गोली बनाना बेहद मुश्किल था। जिस व्यक्ति ने लॉन चेन को वह पृष्ठ लिया था वह भी एक साधारण औषधि प्रशिक्षु था। उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। जब वह रसायन शास्त्र की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयास कर रहा था तब वह 17 बार असफल होने के बाद उत्तीर्ण हुआ था। वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी उसी स्तर पर थे। उन सभी ने पास होने से पहले 10 से अधिक प्रयास किए थे। ये स्पष्ट था कि गिल्ड से औषधीय सामग्री पहले से प्राप्त करना आसान काम नहीं था, लेकिन अगर आप इसमें सफल हो जाते तो भविष्य में यह आपके लिए काफी सुविधाजनक हो जाता। लॉन चेन ने पूरा पृष्ठ पढ़ा और आखिरी गोली के फॉर्मूले की ओर इशारा किया। वह वाली। क्या आपको यकीन है? उस व्यक्ति का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वह गोली का फॉर्मूला ची विस्फोट गोली के लिए था। यह एक असाधारण रूप से प्रभावशाली गोली का फॉर्मूला था। थोड़े समय के लिए इसने किसी को लगभग 3 गुना अधिक युद्ध शक्ति के साथ विस्फोट करने की अनुमति दी। ची एक्शन पिन साहसी लोगों को बहुत पसंद थी। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से इसका असर खत्म होने के बाद व्यक्ति कमजोर हो जाता था, लेकिन इससे कोई स्थायी दुष्प्रभाव नहीं होता था। जो लोग अपना सारा दिन जादुई राक्षसों से लड़ने में बिताते थे उनके लिए क्यूई एक्शन पिन निश्चित रूप से जीवन रक्षक खजाना थी। लेकिन इसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। इसमें कई ऐसे तत्व थे जिनमें अत्यधिक औषधीय गुण मौजूद थे। अनुभवी औषधि प्रशिक्षकों में भी इसे परिष्कृत करने वाले बहुत कम लोग थे। आखिरकार दवाइयों को परिष्कृत करना जोखिम भरा काम था। हालांकि दवाइयों को ऊंची कीमतों पर बेचा जा सकता था, लेकिन उनके अवयवों की कीमत भी कम नहीं थी। दवाइयों के अवयवों की भी कीमत होती थी। ची विस्फोट गोली बनाने की सामग्री बेहद महंगी थी। अगर आप 3 प्रयासों में भी इसे सफलतापूर्वक तैयार नहीं कर पाते तो आपको नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए इस गोली को परिष्कृत करने वाले लोग बहुत कम थे। इसकी अत्यधिक कीमत भी साहसी लोगों के लिए वहन करने योग्य नहीं थी। आखिर अगर उनके पास इतना पैसा होता तो खजाने की तलाश में खतरनाक जगहों पर जाकर अपनी जान जोखिम में कौन डालता? हाँ, मैं वही चुनता हूँ, लॉन चेन ने शांत भाव से कहा। उस व्यक्ति की आंखों में दिख रही उत्सुकता से वह बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने एक बार दूध को 3 प्रकार की औषधीय सामग्री लाने के लिए भेजा। यही नियम था। आपको केवल 3 भाग ही लेने होते थे और यदि आप एक बार भी सफल हो जाते तो उसे उत्तीर्ण मान लिया जाता था। जब सभी सामग्रियां लॉन चेन के सामने करीने से रख दी गई तो उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी औषधि भट्टी निकाली और उसके हाथ से एक हल्की पीली लौ निकली। एक ही सांस में लॉन चेन ने अपनी पिल फ्लेम की ऊर्जा को धीरे से औषधीय कड़ाही के पास ले जाकर उसे धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया। अगला चरण कड़ाही को गर्म करना था। गर्म होने के बाद उसे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके पिल फ्लेम को कड़ाही में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना था। ऐसा करने से ये लाभ हुआ कि इससे पूरे कड़ाहे को सही अवस्था में आने का मौका मिला और कड़ाहे के फटने की संभावना कम हो गई। लॉन चेन के पास वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली विधियां थी, लेकिन उसके पास रसायन शास्त्री संघ की सबसे बुनियादी तकनीकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह दूसरों के सामने खुद को बहुत चौंकाने वाला नहीं दिखाना चाहता था। इससे भविष्य में उसे कोई लाभ नहीं होता। अगर कोई चुपके से उसके खिलाफ हो जाता तो वह उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। वहां मौजूद लोग पहले लॉन चेन को अपने से नीचा समझते थे, लेकिन उसके बेहद अभ्यासपूर्ण और कुशल हाव भाव को देखकर सबके चेहरों पर मौजूद तिरस्कार काफी हद तक कम हो गया। सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद लॉन चेन ने बिना किसी झिझक के आयरन ट्रेड ग्रास को शोधन के लिए डाल दिया। उसके इस कृत्य के कारण जो लोग अभी अभी उसमें रुचि लेने लगे थे उन सभी ने तुरंत उसे मूर्ख समझ लिया। आयरन ट्रेड ग्रास को परिष्कृत करने में बहुत अधिक समय लगता था। ये प्रक्रिया आमतौर पर तब की जाती थी जब औषधीय बर्तन पूरी तरह से गर्म हो जाता था। केवल ग्रैंड मास्टर युंग क्यूई की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी और उन्होंने चुपके से सिर हिलाया। जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि आयरन ट्रेड ग्रास जैसे ही शोधन प्रक्रिया में प्रवेश किया, पाउडर बनने से पहले ही उसे लॉन चेन की कड़ाहे से बाहर निकाल दिया गया और एक तरफ रख दिया गया क्योंकि उसने एक अलग औषधीय सामग्री को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। छठी सामग्री का काम पूरा करने के बाद लॉन चेन ने एक बार फिर आयरन ट्रेड ग्रास को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने एक अलग जड़ी बूटी को परिष्कृत करना शुरू करने से पहले इसका परिष्करण पूरा नहीं किया। ये क्रिया उनमें से किसी को भी समझ नहीं आई, लेकिन ग्रैंड मास्टर युंग की आंखों में प्रशंसा का भाव देखकर वे सब चौंक गए। क्या इस युवक की तकनीकों के पीछे वाकई कोई रहस्य छिपा है? लॉन चेन ने आयरन ट्रेड ग्रास को पूरी तरह से परिष्कृत करने से पहले कुल 13 बार परिष्कृत किया। इस चरण तक लगभग 20 औषधीय अवयवों को परिष्कृत किया जा चुका था। सामान्य परिस्थितियों में एक दवा प्रशिक्षु आमतौर पर इस मौके का फायदा उठाकर सांस लेता है और अपनी घबराहट को शांत करता है, लेकिन लॉन चेन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन सभी को पीसकर पाउडर बनाने के बाद उसने सीधे गोली बनाना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक पाउडर को गोली बनाने वाली भट्टी में डालना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि लॉन चेन ने आयरन ट्रेड ग्रास के साथ पाउडर को कड़ाही में डालने के लिए अंत तक इंतजार क्यों किया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के संचार के साथ गोली की ज्वाला तेजी से भड़क उठी और गर्मी से लहरें दिखाई देने लगी क्योंकि लॉन चेन ने वास्तव में अपनी गोली का शोधन शुरू कर दिया था। कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति! सभी लोग चौंक गए, लेकिन साथ ही उन्होंने अपना सिर भी हिलाया। अगर वह अभी से ही ज्वाला की शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद करने लगे तो बाद में गोली कैसे बना पाएगा? ऐसा लगता है कि युवा लोग वाकई बहुत अधीर हैं। ग्रैंड मास्टर युंग अपने कार्यों में पूरी तरह मग्न थे। इस स्थान पर केवल वही लॉन चेन के इरादे को समझ सकते थे। साथ ही उन्हें लॉन चेन और भी अधिक पसंद आने लगा था। इतनी शक्तिशाली आत्मा और कड़ी मेहनत करने की क्षमता के साथ यह निश्चित था कि वह जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। जिस बात ने सभी को अविश्वास में डाल दिया वह ये थी कि 1 घंटे बाद भी लॉन चेन की आध्यात्मिक शक्ति में कमजोरी के कोई संकेत नहीं दिखे, बल्कि वह वास्तव में और भी मजबूत होती जा रही थी। टकराना, औषधि से भरा बर्तन धीरे धीरे हिलने लगा और उसमें से एक जोरदार लहर उठी। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। सभी जानते थे कि यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण था।
औषधीय कड़ाही के लगातार हिलने के कारण अधिकांश रसायनज्ञ कड़ाही को स्थिर करने के लिए पिल फ्लेम की शक्ति को कम कर देते थे, लेकिन लॉन चेन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसके विपरीत उसने और भी अधिक आध्यात्मिक शक्ति डाली और पिल फ्लेम और भी अधिक गर्म हो गई। कड़ाही से आने वाली आवाजें और कंपन और भी तीव्र हो गए। वह क्या कर रहा है? उन सबके चेहरे के भाव बदल गए। ये गोलियां बनाना नहीं था, ये तो कड़ाही में विस्फोट करना था। वह साफ तौर पर जानबूझकर ऐसा कर रहा था। धमाका! औषधि का पात्र उछल पड़ा और लॉन चेन ने अचानक एक हाथ से पात्र के ढक्कन को कसकर दबा दिया। अचानक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट हुआ। टकराना! विस्फोट के कगार पर पहुंच चुकी गोली बनाने वाली भट्टी तुरंत शांत हो गई और स्थिति सामान्य हो गई। कितना गंदा तरीका है, ऊर्जा की सरासर बर्बादी। लॉन चेन ने अपना पसीना पोंछा। इस तरीके से गोलियां बनाना वाकई थका देने वाला था, लेकिन यह जरूरी था कि वह अपनी असली ताकत जाहिर न करे। वह सिर्फ यही साधारण, कठोर तरीका दिखा सकता था। कड़ाही का ढक्कन धीरे से उठाते ही तेज गंध हवा में फैल गई। सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। वह सचमुच सफल हो गया। वहां मौजूद सभी लोग विशेषज्ञ माने जा सकते थे, इसलिए कड़ाही के अंदर देखे बिना ही केवल गोली की सुगंध से ही वे जान गए कि वह सफल हो गया है। उनमें से अधिकांश के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। उत्कृष्ट! कम से कम यह मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली तो होनी ही चाहिए। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई लॉन चेन को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। लॉन चेन ने उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। उन्हें पता था कि लॉन चेन की आध्यात्मिक शक्ति के साथ सफलतापूर्वक एक गोली बनाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वे ये देखना चाहते थे कि लॉन चेन की नींव कितनी मजबूत है। लेकिन आज उन्होंने देखा कि लॉन चेन की मूलभूत तकनीकें अतुलनीय रूप से मजबूत थी और उन पिल अप्रेंटिसों से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी जिन्होंने कई वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। सबसे उल्लेखनीय बात लॉन चेन की औषधीय सार की गहरी समझ थी। वह जानता था कि लौह धागे वाली घास स्वभाव से अत्यंत उग्र होती है और उस उग्र प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए कई बार परिष्करण की आवश्यकता होती है। ऐसा करने से गोली की ऊर्जा बढ़ेगी और साथ ही सफल परिष्करण की संभावना भी बढ़ेगी। रसायन शास्त्रियों के संघ में किसी को भी इस तरह की शोधन विधि के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन संघ के भीतर दुर्लभ ग्रंथों का एक गुप्त भंडार था। कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने वहां रिकॉर्डिंग की थी। दुर्भाग्यवश वे लेख बहुत अस्पष्ट थे, लेकिन उनमें यह सिद्धांत था, आयरन ट्रेड ग्रास को कई बार परिष्कृत करके इसकी हिंसक प्रकृति को कम करना संभव होना चाहिए। लेकिन उन रिकॉर्डिंग में केवल बेहद साधारण तकनीकों या अधूरी जानकारियों का ही जिक्र था। जब बात कीमियागरों की हो तो भला कौन इतना दयालु होगा कि अपना खून पसीना बहाकर यूं ही दे दे। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर युन क्यूई, जो इस रिकॉर्डिंग के बारे में जानते थे, उन्होंने भी आयरन ट्रेड ग्रास को परिष्कृत करने की इस विधि का कभी उल्लेख नहीं किया था। एक कारण यह था कि उन पर दूसरों को सिखाने का कोई दायित्व नहीं था, और दूसरा यह था कि जो कीमियागर नवाचार करने में सक्षम नहीं होते, वे वैसे भी कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। जब दूसरों ने ग्रैंड मास्टर युन क्यूई को यह कहते सुना कि यह मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली है, तो वे सभी पूरी तरह से अविश्वास में पड़ गए। अपने ऊपर टिकी सभी निगाहों को देखकर लॉन चेन हल्का सा मुस्कुराया। हाथ के इशारे से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने 5 पूरी तरह से गोल औषधीय गोलियां निकाली। 2 गोलियों पर कुछ चौंकाने वाली आकर्षक नसें दिखाई दे रही थी। ये गोलियों की रेखाएं थी। यह मध्यम श्रेणी की गोलियों की एक विशेषता थी। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई को छोड़कर सभी की आंखों में हैरानी, प्रशंसा और थोड़ी सी ईर्ष्या के भाव थे। अपने हाथों में 5 गोलियां देखकर लॉन चेन को आखिरकार राहत मिली। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने इसी क्षण घोषणा की, लॉन चेन ने एक गोली बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। मैं उसे द्वितीय श्रेणी का श्रेय देता हूँ। ये देखकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। द्वितीय श्रेणी का क्रेडिट एक ऐसा विशेषाधिकार था जिससे आप दूसरे दर्जे की दवाइयों की सामग्री खरीद सकते थे। ये देखकर सबकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो गई। सभी की जटिल निगाहों के सामने लॉन चेन ग्रैंड मास्टर युनची के पीछे कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि बाहर निकलते ही युनची अचानक लॉन चेन की ओर मुड़ा और गंभीरता से निम्नलिखित बातें कही। लॉन चेन, उस महिला से सावधान रहना। अध्याय 22 वाइल्ड। लॉन चेन हैरान और असमंजस में थी। उसका मतलब किस महिला से था? वो लड़की जिसने शुरुआत में तुमसे लड़ाई की थी, युन क्यूई ने गंभीरता से कहा। क्या उसे कोई समस्या है? लॉन चेन ने उलझन में पूछा। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद कहा, मेरे साथ आओ। लॉन चेन ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के पीछे पीछे उसी साधना कक्ष में गया जहां वे पहले गए थे। वह उत्सुकता से भर गया। वह अभी क्यूई संघनन के चरम पर थी, इसलिए ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के लिए उसे उसके बारे में विशेष रूप से चेतावनी देने का कोई कारण नहीं था। वे कमरे में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया, इससे पहले कि ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने अपनी स्थानिक अंगूठी को छुआ और एक चित्र निकाला। चित्र को खोलते ही लॉन चेन यह देखकर चौंक गया कि उसमें एक सुंदर नाजुक महिला को एक प्राचीन औषधीय कड़ाही के सामने गोलियां बनाते हुए दर्शाया गया था। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि चित्र में बनी वह महिला लगभग उसी पागल महिला से मिलती जुलती थी जिससे वह पहले मिल चुका था। अंतर सिर्फ इतना था कि चित्र में चित्रित महिला शांत और सुकून से भरी हुई थी, जिससे लोगों को एक सौम्य अनुभूति होती थी। वहीं उस पागल महिला से उत्पन्न होने वाली अनुभूति बिल्कुल अलग थी। ये क्या है? लॉन चेन ने उत्सुकता से पूछा। वह चित्र बहुत पुराना था। युन क्यूई ने उसे बाहर क्यों निकाला था? इस चित्र में जो व्यक्ति है वह मेरी पत्नी है। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के गंभीर चेहरे पर एक दुर्लभ सी गर्माहट दिखाई दी जब उन्होंने चित्र में मौजूद व्यक्ति को देखा। लॉन चेन का मुंह खुला रह गया। उसने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। कुछ देर बाद युन क्यूई ने चित्र को धीरे से एक तरफ रख दिया और आह भरते हुए कहा, मेरी पत्नी का बहुत समय पहले देहांत हो गया था। जब मैंने पहली बार उस महिला को देखा तो मुझे लगा कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ। मुझे शांत होने में काफी समय लगा, लेकिन जैसे ही उस महिला ने कहा कि वह मेरी शिष्या बनना चाहती है, मैं तुरंत सतर्क हो गया। क्या उसका कोई गुप्त लक्ष्य है? लॉन चेन ने पूछा। युन क्यूई ने हल्की सी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। वह भी औषधि बनाने की प्रशिक्षु है और उसमें असाधारण प्रतिभा है। वह शायद तुमसे भी बेहतर हो सकती है, इसलिए तुम्हें उसके आसपास सावधान रहना होगा। लॉन चेन इस बात से कुछ हद तक हैरान था, लेकिन ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने लॉन चेन की जैक की शिला ली और उस पर अपनी विशेष नक्काशी की। उस नक्काशी में उसकी आध्यात्मिक शक्ति का अंश था। इसके सहारे लॉन चेन रसायन शास्त्रियों के संघ के औषधि कक्ष से कई बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां उधार पर प्राप्त कर सकेगा। उस नक्काशी को पूरा करते ही उसने लॉन चेन को बाहर भेज दिया। लॉन चेन के दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। शायद उस पागल औरत का आना कोई संयोग नहीं था। अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया था तो उसका मकसद क्या था? क्या वह ग्रैंड मास्टर युन क्यूई को बहकाने के लिए वहां आई थी? लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए ऐसा होना बहुत संभव नहीं लग रहा था। और अगर यही लक्ष्य था तो क्या उसे थोड़ा और विनम्र नहीं होना चाहिए था? भला ऐसी उग्र और सनकी औरत से कौन प्यार करेगा? क्या ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के कुछ और रहस्य थे? क्या ये संभव था कि वह उनकी कोई नाजायज बेटी हो? लेकिन ये बात भी सही नहीं लग रही थी। अगर उनकी कोई नाजायज बेटी होती तो उसका उनकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी वे दोनों दिखने में इतनी मिलती जुलती थी। इस बारे में सोचते सोचते उसका सिर दर्द करने लगा। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। खैर, ग्रैंड मास्टर युन ची उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, इसलिए उसे उनकी बात माननी चाहिए और उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वह अपनी जैक की शिला लेकर सीधे औषधीय सामग्री वाले कमरे में गया। जब उसने उसे दिखाया तो सहायक के चेहरे पर तुरंत अत्यंत सम्मान का भाव आ गया। लॉन चेन ने ऋण प्रक्रिया के बारे में पूछा। उसे पता चला कि प्रथम श्रेणी के ऋणदाता 5 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर औषधीय सामग्री उधार ले सकते हैं, जो केवल प्रथम श्रेणी तक सीमित है।
लेकिन लॉन्ग चेन के द्वितीय श्रेणी के ऋण ने उन्हें प्रथम श्रेणी की औषधीय सामग्री के 30 मिलियन सोने के सिक्के और साथ ही द्वितीय श्रेणी की औषधीय सामग्री के 5 सेट उधार लेने की अनुमति दी। इस तरह के परिणाम ने इस यात्रा को सार्थक बना दिया। इतनी क्रेडिट लिमिट के साथ उसे अब दवाइयों के लिए आवश्यक सामग्री न खरीद पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सामान्यतः यदि कोई रसायनज्ञ 5 में से एक बार भी किसी धातु को शुद्ध करने में सफल हो जाता है तो उसे लागत का कोई लाभ नहीं होता। यदि वह एक बार और सफल हो जाता है तो उसे भारी मुनाफा होता है। लॉन्ग चेन के पास पिल सॉवरेन की यादें थी, इसलिए प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली बनाने में उसकी विफलता की संभावना 0% थी। यदि उसकी पिल फ्लेम इतनी कमजोर न होती तो भट्टी से बनने वाली गोलियों की संख्या में उसकी दक्षता और भी बढ़ जाती। लेकिन जब लॉन्ग चेन ने द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के बारे में सोचा तो उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उसकी वर्तमान पिल फ्लेम की शक्ति के साथ द्वितीय श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना उसे थकाकर मार डालेगा। फिलहाल उन्हें अपने फैंफू स्टार को और भी सघन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उनके फैंफू स्टार की शुरुआती सफलता में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। वे अपने फैंफू स्टार को उसकी परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचाना चाहते हैं। लॉन्ग चेन फैंफू पिल की सामग्री खरीदने के लिए अपना सारा पैसा खर्च करना चाहता था, लेकिन उसे यह जानकर निराशा हुई कि गिल्ड के पास उतनी मात्रा में सामग्री स्टॉक में नहीं थी। कोई और विकल्प न होने के कारण उसने 50 सेट सामग्री के साथ साथ कुछ अन्य उच्च श्रेणी की औषधीय सामग्रियां भी खरीद ली। एक बार जब वह उन्हें औषधीय गोलियों में परिवर्तित कर लेगा तो वह उन्हें गिल्ड को बेचकर इस तरह पैसा कमा सकता है। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में मार्शल आर्ट का प्रचलन था और इतनी अधिक संख्या में लोगों और साहसी लोगों के कारण औषधीय गोलियों की हमेशा उच्च मांग रहती थी और ऐसी स्थिति में थी कि आपूर्ति कभी भी मांग को पूरा नहीं कर पाती थी। सौभाग्य से रसायन शास्त्रियों के संघ में थोड़ी सी भी अंतरात्मा थी और उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कीमत नहीं बढ़ाई, अन्यथा संघ निश्चित रूप से खूब पैसा कमाना शुरू कर देता। लॉन्ग चेन गिल्ड से निकलने के बाद सीधे अपने कमरे में जाने की योजना बना रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसे अचानक चीखने चिल्लाने और गालियां देने की आवाजें सुनाई दी, इसलिए वह जल्दी से देखने के लिए उधर गया। उसने देखा कि 10 नौकर मिलकर किसी की पिटाई कर रहे थे। एक गोल मटोल मोटा अधेड़ उम्र का आदमी उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए गालियां दे रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? उसने अफरा तफरी देख रहे एक आदमी से पूछा। हे सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। क्या तुमने वो 200 मीटर से भी ऊंची चिमनी देखी? उसे उस लड़के ने बनाया है। आज बॉस निरीक्षण करने आया था और जब उसने उसे देखा तो गुस्से से लगभग मर ही गया। उस बेवकूफ ने ब्लूप्रिंट उल्टा पढ़ लिया था। उसे तो असल में कुआं बनाना था। हा। ये सुनकर लॉन्ग चेन की हंसी भी रुक गई। क्या सच में इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं? उस व्यक्ति को जमीन पर पिटते देख उसका दिल थोड़ा कांप गया। वह व्यक्ति इतना बुरा नहीं लग रहा था, शायद वह लॉन्ग चेन से भी छोटा था, लेकिन उसका शरीर असाधारण रूप से लंबा और मजबूत था। वह बस जमीन पर लेटा हुआ था और बिना पलटवार किए उन लोगों को उसे पीटने दे रहा था। लॉन्ग चेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जब भी उन लोगों के मुक्के या लात उसके शरीर पर पड़ते थे तो उसके शरीर से एक अवर्णनीय ऊर्जा निकलती थी और उन्हें दूर धकेल देती थी। लॉन्ग चेन की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति के बिना उस हल्की सी हलचल को महसूस करना असंभव होता, लेकिन उस युवक में आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक साधक नहीं था। वह युवक काफी देर तक बिना किसी प्रतिक्रिया के वहीं पड़ा रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि उसे पीटने वाले लोग आखिरकार थक गए और उनके हाथ पैर दुखने लगे। धिक्कार है, इसने तो मुझे हद से ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इस बेवकूफ की वजह से मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे पीट कर मार डालो। वह मोटा मालिक सामने खड़ी विशाल चिमनी को देखते ही और भी क्रोधित हो जाता था। वह बार-बार गालियां बकता रहा और उसे 2-3 बार लात मारने के लिए आगे बढ़ा। रुकना, धिक्कार है, तुम खुद को क्या समझते हो? बॉस इतना गुस्से में था कि उसने गाली देने से पहले ये भी नहीं देखा कि कौन बोल रहा है। तभी उसने बोलने वाले की ओर देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया उसे तुरंत पसीना आने लगा और वह हकलाते हुए बोला, युवा मालिक बस करो, ये लो 100 सोने के सिक्के चिमनी तोड़ने और नया कुआं बनवाने के लिए काफी हैं। लॉन्ग चेन ऐसे व्यक्ति से बहस या मोलभाव करने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने सीधे सोने के सिक्कों से भरा थैला उसकी ओर फेंक दिया। अगर थोड़े से पैसों से समस्या हल हो सकती थी तो उसे आगे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। बाकी सबने ये देखा और तुरंत रुक गए। मोटे मालिक ने झट से कहा, युवा मालिक ये इसे लो और यहाँ से चले जाओ। लॉन्ग चेन ने भौहें चढ़ाई और उसकी आवाज ठंडी हो गई। उस आदमी का चेहरा देखते ही लॉन्ग चेन समझ गया कि वह एक मूर्ख है जो उससे किसी तरह का अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उसे सीधे वहां से चले जाने का आदेश दिया। इस तरह का व्यक्ति उसकी बेइज्जती करवाएगा। जी हाँ, मैं अभी निकल जाऊंगा। वह जल्दी से सभी को निराश होकर वहां से ले गया। छोटे भाई कृपया उठो, लॉन्ग चेन ने उस युवक से कहा जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। युवक मानो सो रहा था। जब लॉन्ग चेन ने उसे पुकारा तभी उसने बेसुध होकर अपना सिर उठाया और पाया कि उसे पीटने वाले लोग जा चुके थे। क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे बचाया? उसने उलझन में पूछा। उठो, फिर बात करेंगे, लॉन्ग चेन मुस्कुराते हुए बोला। वह युवक पूरी तरह ईमानदार और दयालु प्रतीत होता था, जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। जब वह खड़ा हुआ तो वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से चिल्ला उठे। जब वह जमीन पर लेटा हुआ था तब उन्हें सिर्फ इतना ही पता चला था कि वह थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब जब वह खड़ा हुआ तो उसने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया। उसकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी। वह लगभग एक दैत्य जैसा था और उसके कारण लोगों को बेहद दबाव महसूस होता था। कितने लंबे हो? लॉन्ग चेन भी हैरान रह गया। उसके सामने तो बाकी सब लोग तुलना में बच्चे लग रहे थे। जब वे तुम्हें पीट रहे थे तो तुमने पलटवार क्यों नहीं किया? लॉन्ग चेन ने देखा कि उसका शरीर कितना बलवान था और उस पर हमला करने वाले लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए उसे विश्वास था कि वह आसानी से उन सभी को गिरा सकता था। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बुरा किया है, इसलिए जब उन्होंने मुझे मारा तो मैं पलटवार नहीं कर सका। उसने सरलता से उत्तर दिया। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। यह विशालकाय व्यक्ति ताकतवर तो है, लेकिन लगता है उसकी बुद्धि अभी भी एक बच्चे की स्तर की है, इसलिए तो वह इतना ईमानदार और भोला है। लेकिन योजना में कुएं की जगह कुआं बना देना और अंत में एक विशाल चिमनी खड़ी कर देना, इस तरह की बुद्धि वाकई चिंताजनक है। आपका घर कहाँ है? मेरे पास घर नहीं है। क्या आपके घर में किसी काम के लिए मेहनत की जरूरत है? मैं बहुत मोटा हूँ और मुझे वेतन की जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ खाना मिल जाए। मैं बहुत भूखा हूँ, उसने विनती की। जैसे ही वह जवाब देने वाला था किसी ने उसे याद दिलाया, युवक धोखे में मत पड़ो, ये बैल पलक झपकते ही पूरा खा सकता है, इसे अपने पास रखना लाभदायक नहीं है। नहीं, जब तक चावल है तब तक ठीक है, मुझे मांस की जरूरत नहीं है, उसने कुछ जल्दबाजी भरे लहजे में कहा। ठीक है, मेरे साथ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? लॉन्ग चेन ने पूछा। मेरा नाम वाइल्ड बुल है। धन्यवाद बड़े भाई, वाइल्ड बुल ने खुशी से कहा। मैं आगे से तुम्हें वाइल्ड कहकर बुलाऊंगा, तो मुझे भाई लॉन्ग कह सकते हो। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। 1 ठीक है भाई लॉन्ग, वाइल्ड ने सीधे सादे अंदाज में सिर हिलाया। लॉन्ग चेन और वाइल्ड के पीछे छूट गई भीड़ में मौजूद सभी लोग ईर्ष्या करने लगे। वे उस मूर्ख से ईर्ष्या कर रहे थे जिसे एक कुलीन उत्तराधिकारी का प्रिय बन गया था। मूर्ख लोगों की किस्मत वाकई मूर्ख ही होती है। रास्ते में लॉन्ग चेन ने वाइल्ड से उसके अतीत के बारे में पूछा। वाइल्ड ने बताया कि उसे कुछ अच्छे लोगों ने गोद ले लिया था, लेकिन जब वह 5 साल का हुआ तो एक महामारी ने उसके गांव में उसके अलावा सभी की जान ले ली। वह भटकते भटकते शाही राजधानी तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। वह श्रम के बदले लोगों से भोजन प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन उसकी भूख बहुत अधिक होने के कारण उसे जल्दी ही भगा दिया जाता था, इसलिए उसका दैनिक जीवन अत्यंत कष्ट में था। वाइल्ड, तुम भविष्य में मेरा अनुसरण कर सकते हो, मैं तुम्हें फिर कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। लॉन्ग चेन के दिल में सहानुभूति जागृत हुई।
कहावत है कि अहंकारी लोग अहंकारी लोगों के साथ ही रहते हैं और पीड़ित लोग भी पीड़ित लोगों के साथ ही रहते हैं। हालांकि दोनों की सामाजिक स्थिति अलग अलग थी, लेकिन दोनों ने ही बहुत पीड़ा झेली थी। उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, सिवाय इसके कि लॉन्चेन ने हाल ही में अपनी किस्मत पलट दी थी। चलते चलते वे एक चौड़ी सड़क पर पहुंच गए, तभी अचानक चौंकने वाली चीखें सुनाई दी और एक विशाल आकृति उनके पास से तेजी से गुजर गई। वह एक आलीशान रथ था जिसे एक लाल रंग का याक खींच रहा था, जो एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर था। उसकी बेतहाशा खींचने की शक्ति ने आधी सड़क को घेर लिया था और आसपास के लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं की। एक 5 साल की बच्ची सड़क पर खेल रही थी कि अचानक उसने एक विशालकाय लाल रंग के याक को देखा और बुरी तरह डर गई। वह इतनी भयभीत हो गई कि बचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि किसी भी पल वह उसे कुचल देगा। लॉन्चेन ने ठंडी सी आवाज में फुफकारा और तेजी से आगे बढ़ा, जिससे उसके पैरों तले जमीन की कई मजबूत टाइलें टूट गईं। वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और लड़की को झट से पकड़कर एक तरफ खींच ले गया। जैसे ही उसने खुद को संभाला, गाड़ी उन दोनों के पास से तेजी से गुजर गई। लॉन्चेन ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी गुस्से भरी चीख सुनाई दी। कौन सा नीच गुलाम मेरी राह रोकने की हिम्मत करता है? तो मौत को दावत दे रहे हो। इस ठंडी चीख के साथ ही एक लंबी चाबुक हवा में सीटी बजाती हुई लॉन्चेन की ओर बढ़ी। वन वाइल्ड बुल का अनुवाद मैन न्यू से किया गया है। मान का अर्थ बर्बर भी हो सकता है। लॉन्चेन का कहना है कि वह उसे अमैन आदमी कहेगा। आ का प्रयोग रिश्तेदारी दर्शाने के लिए किया जाता है। अध्याय 23 कितना साहसी। कौन सा नीच गुलाम मेरी राह रोकने की हिम्मत करता है? तो मौत को दावत दे रहे हो। इस ठंडी चीख के साथ ही एक लंबा चाबुक हवा में सीटी बजाता हुआ लॉन्चेन की ओर बढ़ा। वह चाबुक अत्यंत तेजी और कुशलता से चल रहा था। उस पर हमला करने वाला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से चाबुक चलाने में माहिर था। लॉन्चेन को आसानी से बच जाना चाहिए था, लेकिन छोटी बच्ची को पकड़े रहने के कारण यह और भी मुश्किल हो गया था। उसके भीतर क्रोध भड़क उठा, अब उसके लिए बचना असंभव था। छोटी बच्ची की रक्षा करते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अपने शरीर को बचाने के लिए किया और अपने हाथ पर वार सहने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी क्षण लॉन्चेन के सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। टकराना। वाइल्ड ने लॉन्चेन की तरफ देखकर मुस्कुराया। लॉन्चेन के लिए पीठ पर चोट उसी ने खाई थी। लॉन्चेन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह ये देखना चाहता था कि हमला किसने किया था, लेकिन वह गाड़ी पहले ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसमें से हैरानी भरी आवाज आई, क्योंकि वह व्यक्ति वाइल्ड के आगमन से स्पष्ट रूप से चौंक गया था। हालांकि गाड़ी फिर भी नहीं रुकी। क्या तुम ठीक हो वाइल्ड? लॉन्चेन ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। भाई लॉन्ग, मैं ठीक हूँ। बचपन से ही मुझे इतनी बार मार पड़ी है कि मुझे इसकी आदत हो गई है, वाइल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके शरीर पर मौजूद कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसकी त्वचा दिखाई दे रही थी। खून की एक धारा धीरे धीरे बह रही थी। अचानक एक महिला आई और उसने लड़की को पकड़ लिया। लड़की फूट फूट कर रो रही थी और उसने लॉन्चेन और वाइल्ड को धन्यवाद दिया। वाइल्ड ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी और लॉन्चेन ने कुछ शब्दों में उसे सांत्वना दी और फिर चली गई। लेकिन लॉन्चेन गुस्से से उबल रहा था। इतनी व्यस्त और भीड़भाड़ वाली सड़क पर दौड़कर किसी को चाबुक से मारना। लॉन्चेन उस व्यक्ति को सबक सिखाने की योजना बना रहा था जिसने इतनी हिम्मत की थी। हालांकि वाइल्ड का खून से लथपथ घाव देखने में भयावह लग रहा था, लेकिन वह केवल एक मामूली घाव था। इससे लॉन्चेन चकित रह गया। आखिर वाइल्ड का शारीरिक रूप से कितना शक्तिशाली शरीर था। जिस व्यक्ति ने बेरहमी से हमला किया था, वह बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसके हमले से वाइल्ड की त्वचा पर केवल खरोंच ही आई थी। जैसे ही वे दोनों चल रहे थे, अचानक वाइल्ड के पेट से बिजली कड़कने जैसी तेज आवाज आई। लॉन्चेन अचानक रुक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि उनके ठीक बगल में एक बन की दुकान है जहां से मांस की खुशबू आ रही है। वाइल्ड ने शर्मिंदा होकर कहा, भाई लॉन, मुझे भूख नहीं है। चिंता मत करो, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। लॉन्चेन वाइल्ड को बन की दुकान में ले गया और उन दोनों के बैठने के लिए एक मेज ढूंढ ली। उसने सीधे दुकानदार को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, अपनी दुकान के सारे बन निकाल दो। भाई लॉन, मुझे सच में भूख नहीं है, मुझे बस थोड़े से चावल चाहिए, वाइल्ड ने जल्दी से कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अनगिनत बार ऐसा अनुभव हुआ था कि लोग उन्हें खाते हुए देखकर तुरंत उनसे संबंध तोड़ लेते थे। वाइल्ड को डर था कि कहीं यह विपत्ति दोबारा न दोहराई जाए। वाइल्ड, तुमने मेरे लिए कोड़े का वार सहा, अब से तुम मेरे भाई जैसे हो और मैं, लॉन्चेन, तुम्हारे लिए कोड़े का वार सहने को तैयार हूँ। इसलिए मुझसे वो बात मत कहना जो तुम अपने भाई से नहीं कहोगे, ठीक है? लॉन्चेन ने गंभीरता से कहा। वाइल्ड एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उससे पहली बार मिलने के तुरंत बाद ही उसके लिए कोड़े का वार सह लिया था। ऐसा व्यक्ति लॉन्चेन द्वारा भाई कहलाने के योग्य था। भाई लॉन, मैं, वाइल्ड अचानक जोर जोर से रोने लगा। बेघर भटकते हुए अपने जीवन के इतने वर्षों में ये पहली बार था जब उसने इतना स्नेह महसूस किया और पहली बार किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। शाबाश भाई, रो मत, हम भाइयों के बीच हम रोते नहीं, पसीना बहाते हैं। आंसू तो कायरों के लिए होते हैं। लॉन्चेन ने वाइल्ड के कंधे पर थपथपाया। ठीक है भाई लॉन, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगा। वाइल्ड ने अपने आंसू पोंछ लिए। लॉन्चेन ने सोचा कि वह उससे कहे कि उसे थोड़ा और आत्मविश्वास रखना चाहिए, लेकिन जब उसने सोचा कि उसने गलती से कुएं के बजाय चिमनी बना दी थी, तो उसने ऐसा न करने का फैसला किया। इसी समय वन की दुकान का मालिक एक टोकरी लेकर आया। लॉन्चेन मुस्कुराते हुए बोला, बिल्डे, जितना चाहो खाओ, भाई लॉन के पास खूब पैसा है, इसलिए मेरे लिए कुछ मत बचाओ। वाइल्ड ने सिर हिलाया और अब शिष्टाचार का पालन नहीं किया। मुट्ठी के आकार के बंस को एक एक करके एक ही निवाले में निगल लिया गया। हालांकि उसने काफी समय पहले ही तैयारी कर ली थी, फिर भी लॉन्चेन वाइल्ड की भूख देखकर हैरान रह गया। 300 से अधिक मांस के बंस खा लेने के बाद भी वाइल्ड को और खाने की इच्छा हो रही थी। अब तक मालिक बेहद चिंतित हो चुका था। उसके सारे बंस खत्म हो चुके थे और इतने कम समय में उसके लिए और बंस बनाना नामुमकिन था। 300 बंस की कीमत मात्र 6 चांदी के सिक्के थी, लेकिन जब वह लॉन्चेन को छुट्टे पैसे देने गया, तब तक वे दोनों जा चुके थे। जब वे दोनों लॉन्चेन के घर लौटे, तो वह सबसे पहले वाइल्ड को अपनी मां से मिलवाने ले गया। वाइल्ड के विशालकाय शरीर को देखकर श्रीमती लॉन पहले तो काफी डर गई, लेकिन वाइल्ड को इतना सहज और मासूम देखकर श्रीमती लॉन तुरंत शांत हो गई। जब लॉन्चेन ने उन्हें वाइल्ड के साथ हुई घटना के बारे में बताया, तो श्रीमती लॉन ने तुरंत उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। वाइल्ड के व्यवस्थित हो जाने के बाद लॉन्चेन दवाइयां बनाने के लिए निकल पड़ा। अपने घर में दवाइयां बनाते समय उसे रसायन शास्त्रियों के संग की तरह चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का पूरा उपयोग किया और दवाइयां बनाने की गति को तेजी से चरम पर पहुंचा दिया। 3 पूरे दिन बीत गए, तब जाकर लॉन्चेन अपने कमरे से बाहर निकला। उसने 3 दिन और 3 रात लगातार साधना की थी। अब उसके पास लगभग 100 फैनफू गोलियां थी और वे सभी मध्यम श्रेणी की थी। फैनफू पिल के अलावा लॉन्चेन ने बहुत लोकप्रिय ब्लड कंडेंसिंग पिल, क्यूई कंडेंसिंग पिल, पॉइजन कंस्ट्रक्शन पिल आदि भी तैयार किए थे। इन सभी को गिल्ड को बेचकर वह अपना ऋण चुकाने वाला था। जैसे ही लॉन्चेन अपने कमरे से बाहर निकला, बावेर शर्मिंदा चेहरे के साथ उसके पास आ गई। लॉन्चेन ने अनजाने में ही पूछ लिया, बावेर, क्या बात है? युवा स्वामी, ओह, बावेर थोड़ी घबरा गई थी। जो भी हो, बस मुझे बता दो, लॉन्चेन हंसते हुए बोला। अच्छा, घर में खाना खत्म हो गया है, उसने घबराकर कहा। वाइल्ड की भूख सचमुच बहुत ज्यादा थी। वाइल्ड का जीवन कितना दयनीय रहा था, ये जानते हुए श्रीमती लॉन ने रसोई को विशेष रूप से अधिक भोजन बनाने का निर्देश दिया था। लेकिन नतीजा ये हुआ कि महज 3 दिन बाद ही लॉन परिवार का 1 महीने से अधिक का भोजन खत्म हो गया। श्रीमती लॉन ने चुपके से बावेर को बेचने के लिए एक गहना निकाल कर दे दिया था। बावेर को लगा था कि इस तरह की बात के लिए पहले लॉन्चेन से सलाह लेनी चाहिए, इसलिए वह उससे मिलने आई थी।
लॉन चेन हंसी और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोली, छोटी बच्ची, तुम सचमुच समझदार हो गई हो। मैं इस मामले को संभाल लूंगी। बाओ ए लॉन चेन की निजी नौकरानी थी और लॉन परिवार की गरीबी के बावजूद बाओ ए उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लॉन चेन उसे लंबे समय से अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगा था। छोटे मालिक, आज रात के खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है, उसने उन्हें याद दिलाया। इस समय वह लगभग पूरे घर की प्रबंधक बन चुकी थी। लेखापाल को लगा था कि लॉन परिवार में तरक्की का कोई अवसर नहीं है, इसलिए वह बहुत पहले ही नौकरी छोड़ चुका था। ठीक है, मैं अभी इसे संभाल लेता हूँ। लॉन चेन के पास अभी भी कुछ सोने के सिक्के थे, लेकिन वे मामूली रकम थे। उसने वाइल्ड को बुलाया और दोनों रसायन शास्त्रियों के संग की ओर चल दिए। वाइल्ड को साथ लाने का कोई ठोस कारण नहीं था। लॉन चेन बस अपनी सोच को और विकसित करना चाहता था। आखिर ज्ञान का संबंध अनुभव से ही होता है। गिल्ड में पहुंचकर लॉन चेन सीधे औषधीय सामग्री वाले कमरे में गया और प्रभारी युवक को दर्जनों गोल औषधीय गोलियां सौंप दी। यह युवक बुरी तरह डरा हुआ था। उसे अच्छी तरह याद था कि लॉन चेन 3 दिन पहले ही इन औषधीय सामग्रियों के लिए आया था। वह सिर्फ 3 दिनों में इतनी दवाइयां लेकर कैसे लौट आया? औसतन लोगों को अपना कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त दवाइयां लेकर लौटने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। अपने सदमे को एक तरफ रखते हुए उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा से उन्हें लिया और पेशेवर तरीके से प्रत्येक की जांच की। 17 मध्यम श्रेणी और 36 निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां। हालांकि उसे अपने औजारों पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जब उसने पुष्टि कर ली कि कोई गलती नहीं हुई है, तो उसने लॉन चेन के उधार लिए गए ऋण को काट लिया। अंत में कुछ गोलियां बच गईं। मास्टर लॉन चेन, इन बची हुई औषधीय गोलियों के बदले क्या आप इन्हें औषधीय सामग्री के बदले देना चाहते हैं या मुझे इन्हें सोने के सिक्कों के बदले देना चाहिए? युवक ने आदरपूर्वक पूछा। इन सभी को सोने के सिक्कों में बदल दो। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। उस युवक ने जल्दी से दवाइयों की गोलियों के नवीनतम बाजार मूल्यों वाली एक किताब के पन्ने पलटे। उसे उस मानदंड के अनुसार कीमत की गणना करनी थी। मास्टर लॉन, कुल मिलाकर यह 8170,000 सोने के सिक्के हैं। लॉन चेन ने सिर हिलाया। रसायन शास्त्रियों का संघ लाभ कमाने वाला संगठन नहीं था, इसलिए ये कीमत बहुत उचित थी। ये बाजार मूल्य से केवल 10% कम थी और इसके बदले में इतनी सारी विशेष सुविधाएं मिलना वाकई बेहद फायदेमंद था। मुझे 2 क्रिस्टल कार्ड पर दे दो। एक कार्ड पर 20 लाख और बाकी रकम दूसरे कार्ड पर, लॉन चेन ने कहा। जब वह घर लौटा तो बाओ ए पहले से ही द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने लॉन चेन को एक लाल निमंत्रण पत्र दिया। युवा स्वामी शी-फैंग ने आपके लिए निमंत्रण भेजा है। लॉन चेन ने उसे खोला और मुस्कुराया। शी-फैंग ने रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने एकांतवास से बाहर निकल आया था। उसने वीर सभा भवन में एक दावत का आयोजन किया था और सभी को अपने साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया था। जब उसने बीते दिनों की गणना की तो ये लगभग सही लग रहा था। बाओ ए, ये लो, घर की सफाई अच्छे से करो और ये युवा मालिक भविष्य में तुम्हें एक बड़ी दहेज राशि देगा, जिससे तुम्हारी शादी शान से होगी। लॉन चेन ने हंसते हुए बाओ ए को एक क्रिस्टल कार्ड दिया। बाओ ए का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, लेकिन जब उसने कार्ड पर लिखी संख्या देखी तो उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। छोटी अमीर लड़की, लॉन परिवार का भविष्य का काम तुम संभालोगी। अच्छा, जाओ और मेरी माँ के सारे गहने वापस ले आओ, चाहे 10 गुना ज्यादा ही क्यों न खर्च करना पड़े। कोई बात नहीं, लॉन चेन ने कहा। जी हाँ, चिंता मत कीजिए छोटे मालिक, बाओ ए इसे अच्छे से संभाल लेगी। बाओ ए ने कई बार अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से एकदम सीधी खड़ी हो गई। लॉन चेन ने सिर हिलाया और वाइल्ड को अपने साथ वीर सभा भवन ले गया। हीरोइक असेंबली हाउस राजधानी का एक प्रसिद्ध रेस्तरां था। वहां भोजन करने वाले लोग बेहद धनी थे। इसका मुख्य आकर्षण जाहिर है इसका भव्य नाम था और स्वादिष्ट भोजन के साथ मिलकर ये शाही परिवार और कुलीन वर्ग के लिए पार्टी करने का पसंदीदा स्थान बन गया था। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ी गोल मेज थी। इस समय वह तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। हालांकि फिलहाल सभी लोग यूं ही बातें कर रहे थे और किसी ने भी अपनी चॉपस्टिक नहीं उठाई। जब उन्होंने एक खास व्यक्ति को अंदर आते देखा तो सभी लोग जल्दी से खड़े हो गए। ब्रदर लॉन, लॉर्ड लॉन, शी-फैंग, फैटी यू और अन्य सभी ने उसे पुकारा, लेकिन जब उन्होंने उसके पीछे वाइल्ड को देखा तो वे सब चौंक गए। शी-फैंग को पहले से ही बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन वाइल्ड के सामने वह अभी भी छोटा था। चलिए मैं आपको अपने भाई वाइल्ड से मिलवाता हूँ। जब उन्होंने उनका परिचय सुना तो सभी ने जल्दबाजी में वाइल्ड का अभिवादन किया, लेकिन वाइल्ड ने केवल सिर हिलाया और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसे। लॉन चेन के आने पर ही सब लोग खाने के लिए बैठे। शी-फैंग ने अपना गिलास उठाया। भाई लॉन, मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा। मैं, शी-फैंग, आपके लिए टोस्ट करता हूँ। शी-फैंग ने लॉन चेन के प्रति अपनी कृतज्ञता को अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लिया। रक्त संघनन स्तर तक पहुंचने में उसे कई साल लग सकते थे, लेकिन अब इतनी जल्दी इस स्तर तक पहुंचने से भविष्य में उसे निश्चित रूप से बहुत मदद मिलेगी, जिससे वह और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा। हम सब भी आपके लिए टोस्ट करते हैं, भाई लॉन। फैटी यू ने नेतृत्व संभाला और सभी खड़े हो गए। लॉन चेन द्वारा दिए गए औषधीय तरल के प्रभाव से वे जल्दी ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने लगे थे। डेब्रिक मार्क्विस के शो हो और फैटी यू पहले ही ऊर्जा संघनन के प्रथम स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुके थे। ये सब कुछ लॉन चेन के सहयोग से ही संभव हो पाया था। सभी लोग उनके प्रति कृतज्ञता से भरे हुए थे। प्रोत्साहित करना, लॉन चेन हंस पड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, इन सभी लोगों ने मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद की थी। ये उसके अच्छे दोस्त थे। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद सब लोग बातें करने लगे। केवल वाइल्ड ही पूरी तरह से खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लॉन चेन ने जानबूझकर शी-फैंग से कुछ अतिरिक्त खाना मंगवाया था। सौभाग्य से वाइल्ड आने से पहले ही काफी खा चुका था, वरना वह मोटे यू और बाकी लोगों को डराकर मार ही डालता। सभी लोग अपनी अपनी परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे थे। वे न केवल ऊर्जा से भरपूर थे, बल्कि अब जब वे खेती कर सकते थे तो उनके परिवारों में उनकी किस्मत भी उसी अनुपात में सुधर गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लॉन चेन के औषधि शिष्य बनने की खबर लगभग पूरी शाही राजधानी में फैल चुकी थी। मोटे यू और अन्य लोगों के साथ लॉन चेन के संबंधों के बारे में सभी को जानकारी थी, इसलिए उनके परिवारों ने उन्हें गुप्त रूप से उससे अच्छे संबंध बनाने के लिए कहा था। इससे उन्हें लगातार पड़ रहे दबाव से कुछ राहत मिली। जब सब लोग बातें कर रहे थे, अचानक नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। शी-फैंग ने भौहें चढ़ाई। मैंने मालिक को जरूर कहा था कि ध्यान रखें। मैंने तो पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया था, फिर भी कोई ऊपर कैसे आ रहा है? जो भी हो, ज्यादा लोग होने से भी मजा आता है। फैटी यू थोड़ा नशे में था और उसकी जबान बेकाबू हो गई थी। ठीक उसी क्षण एक आवाज सुनाई दी, यहाँ मौजूद सभी लोग बाहर निकल जाओ, मैं इन नीच और पतित लोगों के साथ खाना नहीं खाना चाहता। लॉन चेन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसके हाथों की नसें गुस्से से फड़कने लगी। अध्याय 24 सिर्फ एक दिन में बदला। लॉन चेन पहले तो बड़े आराम से शराब पी रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और हाथों की नसें नीली पड़ गईं। वह आवाज लॉन चेन को बहुत जानी पहचानी लगी। इस जानी पहचानी आवाज के कारण लॉन चेन के अंदर हत्या करने की तीव्र इच्छा भड़क उठी और इस विचित्रता को सभी ने महसूस किया। भाई लॉन, क्या चल रहा है? मोटे यू ने पूछा। उसे इस हिंसक अवस्था में देखकर वह तुरंत अपने नशे से बाहर आ गया। चिंता मत करो, जब वह व्यक्ति सामने आए तो बस बहुत चिढ़ाने का नाटक करो। शी-फैंग के साथ जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित रखो और इसका दिखावा करो, लॉन चेन ने कहा। सभी को यह एहसास हो गया था कि लॉन चेन गड़बड़ी पैदा करना चाहता है। फिलहाल उन सभी को अपने परिवारों का समर्थन प्राप्त था और उन्हें लॉन चेन के साथ यथासंभव अच्छे संबंध बनाने के लिए कहा गया था। वे इतने अच्छे अवसर को कैसे गंवा सकते थे? भाई लॉन, बस देखते रहो। शो हो ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई।
कदमों की आहट करीब आती जा रही थी। एक अजीब सी टोपी पहने और लंबी भौहें लिए हुए 20 साल का एक युवक कमरे में दाखिल हुआ। लॉन चेन ने अपना चेहरा नहीं दिखाया और वाइल्ड को भी ऐसा न करने के लिए कहा। दोनों ने उस व्यक्ति की ओर पीट कर रखी थी। उस व्यक्ति के आने के बाद उसके पीछे एक चिड़चिड़े चेहरे वाला आदमी भी आ गया। वह इस तरह का दुकानदार लग रहा था। इन सबको बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। उस अहंकारी व्यक्ति ने लॉन चेन के समूह को अपनी अहंकारी निगाहों में भी नहीं रखा। जाहिर है उसे लगा कि खुद उन्हें भगाने से उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, इसलिए उसने दुकानदार से यह काम करवाया। अरे बाप रे, क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया है कि उसके सिर से एक लिंग निकल रहा है? शॉ हो ने मोटे यू से धीरे से कहा। हालांकि यह धीमी आवाज में कहा गया था, लेकिन ये फुसफुसाहट नहीं थी। वहां मौजूद हर कोई इसे पूरी तरह स्पष्ट रूप से सुन सकता था। लॉन चेन मुस्कुराया। उस आदमी के सिर पर जो अजीब सी टोपी थी, उसके आगे की तरफ एक लंबा उभार था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब शॉ हो ने बताया तो उसे एहसास हुआ कि यह वाकई वैसी ही थी। इसमें हंगामा करने की कोई बात नहीं है। मुझे यकीन है कि उसका बाप बहुत भ्रष्ट था और इसलिए वहां के लोग उसे कोसते थे। फैटी यू ने शॉ हो की ओर कुछ तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखा। क्या? शॉ हो ने उलझन में पूछा। वाह, क्या आपने इस श्राप के बारे में पहले कभी नहीं सुना? वे आपको ऐसा श्राप देते हैं कि आपका बेटा होगा जिसके सिर पर लिंग उगाएगा। ओह, भाई सचमुच बुद्धिमान है, शॉ हो ने प्रशंसा करते हुए कहा। जब दुकानदार ने देखा कि सभी लोग इस व्यक्ति का उपहास और मजाक उड़ा रहे हैं, तो वह डर से पीला पड़ गया और उसने जल्दी से शीफेन की ओर अटपूर्ण दृष्टि डाली। दुर्भाग्यवश दुकानदार के साथ मामूली संबंध रखने वाले शीफेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसा व्यवहार किया मानो वह उससे कभी मिला ही न हो। उस लंबी भौहों वाले आदमी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसने बर्फीली निगाहों से मोटे यू को देखा। अरे मोटे सुअर, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? फैटी यू ने सिर हिलाया। भाई, तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मैं आसानी से समझ सकता हूँ कि तुम्हारे किसी करीबी की मृत्यु हो गई है। क्या वह तुम्हारे पिता थे? तुम्हारी माँ? चाहे कुछ भी हो, अभी यहाँ खाने पीने का समय नहीं है। हाँ, ये तो माता पिता के प्रति बहुत ही अस्वाभाविक व्यवहार है। ऐसे बेटे को सीधे सड़कों पर फेंक देना चाहिए। चुप रहो, रुक जाओ। क्या तुम उसे कांपते हुए नहीं देख रहे? अगर हम बोलते रहे तो वह पागल हो जाएगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगेगा। फिर हम कैसे पी सकेंगे और मजे कर सकेंगे? टीम वर्क की ताकत वाकई कमाल की थी। मोटे यू और शॉ हो के ताने सबने सुने तो सबने अपनी अपनी हंसी मजाक में हिस्सा लिया। ऐसे मौके पर उन्हें कम से कम अपने चुटकुले तो सुनाने ही थे। मर जा, एक छोटी सी चीख के साथ उस व्यक्ति के हाथ में एक लंबा चाबुक प्रकट हुआ। कड़ाके की ठंड और जानलेवा इरादे से हवा जोर से चलने लगी। जैसे ही चाबुक उन पर टूटा, सबको एहसास हुआ कि चाबुक की मार उन सभी पर पड़ रही है। शीफेंग इसके लिए काफी समय से तैयार था। उसने बस अपनी बेल्ट को छुआ और एक तलवार बाहर निकल आई। लंबी तलवार और लचीली चाबुक आपस में टकराई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। शीफेंग को एक जबरदस्त शक्ति का प्रहार महसूस हुआ और वह उड़कर छत पर जा गिरा, जिससे पूरा रेस्तरां हिल गया। आंतरिक चोट के कारण उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जो इस बात का संकेत था कि उसका रक्त और ऊर्जा उसके नियंत्रण से बाहर बहने वाले थे। उसे एक ही हमले में बुरी तरह से पीटा गया था। जाकर मर जाओ तुम बदमाशो। उस पहले हमले के बाद उसका चाबुक एक विषैले अजगर की तरह हो गया, तुरंत कठोर हो गया और एक तलवार की तरह शीफेंग के दिल की ओर वार करने लगा। इससे सभी चौंक गए। उन्होंने इस व्यक्ति से इतनी बेरहमी की उम्मीद नहीं की थी। वह स्पष्ट रूप से शीफेंग को जान से मारने पर आमादा था। वह चाबुक बहुत तेज था और शीफेंग उससे बच नहीं पाया। ठीक उसी क्षण जब उसे लगा कि वह मरने ही वाला है, एक विशाल हाथ ने चाबुक को कसकर पकड़ रखा था। अब वह हाथ हिलने में पूरी तरह असमर्थ था। भाई लॉन चेन के शीफेंग के बगल में प्रकट होते ही सबने एक स्वर में कहा। वह पुरुषों के बीच एक राजा की तरह लग रहा था और उसने उस आदमी को ठंडे स्वर में देखा। तुम हो? लॉन चेन को देखकर वह आदमी चौंक उठा। अच्छा, तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ। लॉन चेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अचानक चाबुक को झटका दिया और वह आदमी चौंक गया जब एक जबरदस्त ताकत उसे अनजाने में लॉन चेन की ओर खींच ले गई। वह थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसे लॉन चेन की ताकत इतनी अधिक होने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि उसके जैसा प्रथम स्वर्ग स्तर का रक्त संघनन विशेषज्ञ भी उसका सामना नहीं कर सका। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेरी और लॉन चेन द्वारा खींचे जाने से मिली ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपना पैर उठाया और लॉन चेन के पेट पर निशाना साधा। उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि बाकी लोग चकित और भ्रमित हो गए। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक सच्चा माहिर था। उसे तेजी से आते देख लॉन चेन ने भी एक लात मारी। उसकी गति उतनी तेज नहीं थी, लेकिन उसका समय इतना सटीक था कि हमला लॉन चेन के पेट तक पहुंचने से ठीक पहले वह लात सीधे उसके गुप्तांग पर लगी। किसी चीज के विस्फोट की आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी पीठ पर जगह जगह रोंगटे खड़े हो गए। रेस्तरां में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। उस चीख को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इतनी दिल दहला देने वाली चीख भी उसके दर्द को कम नहीं कर सकी। वह जमीन पर बेतहाशा लौटने लगा। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया और वह चीखने लगा। इन तीव्र हलचलों के कारण उसकी टोपी अचानक गिर गई और मोटे यू और अन्य सभी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या वह ग्रैंड ज़िया साम्राज्य से है? जब टोपी उतरी तो उसके नीचे एक बेहद प्राचीन बालों का जोड़ा दिखाई दिया, जो एक फैले हुए अंगूठे जैसा लग रहा था। इसलिए उसकी टोपी का इतना विचित्र होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बालों का वह जोड़ा ग्रैंड शिया परिवार की पहचान था। केवल उच्च दर्जे के रईस ही अपने बालों को उस तरह से संवारते थे। सभी ने निराशा से एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी आपदा खड़ी कर दी है। ग्रैंड ज़िया और फीनिक्स फ्राई के बीच अच्छे संबंध थे और इस तरह की आपदा दोनों साम्राज्यों के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर सकती थी। इसके परिणाम गंभीर होंगे। लुढ़कते हुए आदमी को देखकर लॉन चेन के अंदर दबा हुआ गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने चाबुक वाइल्ड को देते हुए कहा, उसने तुम्हें मारा है, अब तुम उसे वापस मार सकते हो। किसी को मारना? मैं नहीं मार सकता। वाइल्ड हिचकिचाया। लॉन चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। मैं करूंगा। लॉन चेन का चेहरा गुस्से से लाल होते देख वाइल्ड घबरा गया। उसने अब तक सिर्फ मार खाई थी, ये पहली बार होगा जब वह पलटवार करेगा। वह कुछ पल तक हिचकिचाता रहा, वार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। करो, लॉन चेन चिल्लाया। उसे वाइल्ड को ये कदम उठाने के लिए मजबूर करना ही था, अन्यथा वह जीवन भर उत्पीड़न का शिकार होता रहेगा। ठीक है। वाइल्ड ने गहरी सांस ली और चाबुक से उस पर हमला कर दिया। अरे, लेकिन वह चीख लंबी भौहों वाले आदमी की नहीं थी। वह चीख वाइल्ड के सबसे करीब मौजूद व्यक्ति की थी। भाई वाइल्ड, आपको बेहतर निशाना लगाना होगा। उस व्यक्ति को अपने आंसू रोकने पड़े क्योंकि उसने अपनी जान को रगड़ा जिस पर वाइल्ड ने दर्दनाक प्रहार किया था। वाइल्ड का चेहरा लाल हो गया। उसने कभी चाबुक का इस्तेमाल नहीं किया था। वह इतनी हल्की थी कि वह उस पर कोई खास ताकत नहीं लगा सका। सामने वाले व्यक्ति को निशाना चूकने के कारण उसने गलती से अपने पड़ोसी को ही मार दिया। लॉन चेन ने आह भरी। इस बच्चे को खुद पर नियंत्रण रखना होगा। जारी रखो। लॉन चेन के ऐसा चिल्लाते ही सब लोग तुरंत कम से कम 10 मीटर दूर भाग गए। इतनी दूरी पर ही उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। दरार, इस बार वाइल्ड को चाबुक चलाने के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य से लगभग 3 मीटर दूर रह गया। लंबी भौहों वाला आदमी अभी अपने गुप्तांग को कसकर पकड़े हुए था। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। उसने वाइल्ड के कमजोर हमलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई लॉन, इस बार मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। लॉन चेन का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ देखकर वाइल्ड ने जल्दी से उसे दिलासा दिया और फिर से चाबुक चलाने की तैयारी करने लगा। ठीक उसी समय सबके पीछे एक आकृति प्रकट हुई। ये व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का था और उसके चेहरे पर एक असाधारण रूप से लंबा चाकू का निशान था, जिससे वह बेहद खूंखार प्रतीत हो रहा था।
अपना हाथ रोको, उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा जब उसने देखा कि एक आदमी फर्श पर पड़ा है और वाइल्ड ने अपने उठे हुए हाथ में चाबुक पकड़ रखा है। सिर्फ इसलिए कि तुम हमें रुकने के लिए कह रहे हो, क्या हमें रुक जाना चाहिए? उसे मारो, लॉन चेन ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। लॉन चेन की आवाज सुनकर वाइल्ड ने जरा भी संकोच नहीं किया और उस आदमी की ओर एक और चाबुक चला दिया। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। वाइल्ड को हमला करते देख वह गुस्से से आगे बढ़ा, उसका शरीर एक हिंसक आंधी में बदल गया और वाइल्ड की ओर झपटा। भाड़ में जाओ, लॉन चेन भी आगे बढ़ा, उनके बीच में आ गया और उसने एक घूंसा मार दिया। लॉन चेन को उसे रोकने के लिए आगे आते देख उसने भौहें चढ़ाई और एक मुक्का भी मारा। धमाका, दोनों मुट्ठियों के टकराते ही हवा में जोरदार धमाका हुआ, लेकिन जिस बात ने उस जख्मी आदमी को चौंका दिया वही थी कि उसकी मुट्ठी उस कमजोर और विद्वान दिखने वाले युवक को पीछे धकेलने में पूरी तरह असमर्थ थी। इसी समय वाइल्ड का वार आखिरकार सही जगह पर लगा। असल में उसका निशाना उस आदमी के नितंबों पर था, लेकिन उसके खराब निशाने के कारण वह वार उसके चेहरे पर जा लगा। इसके अलावा चाबुक सीधे नाक पर जाकर लगा। हालांकि वाइल्ड को चाबुक चलाना नहीं आता था, फिर भी उसमें काफी शारीरिक शक्ति थी। उस आदमी की नाक तुरंत टूट गई और खून बहने लगा। ये देखकर घावों से भरा वह व्यक्ति क्रोध से पीला पड़ गया। एक भयानक चीख के साथ उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए लॉन चेन को पीछे धकेल दिया। स्थिति को देखकर लॉन चेन ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। उसके बाएं पैर के तलवे पर स्थित फैनफू तारा कांप उठा और उसमें से भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी दोनों मुठ्ठियां एक दूसरे को बेअसर कर गई, लेकिन उस शक्तिशाली ऊर्जा को फर्श की टाइलें सहन नहीं कर पाई और मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गई। जब उस घायल व्यक्ति को पता चला कि लॉन चेन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उसे रोक सकता है, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके भीतर से जानलेवा भावनाएं भड़क उठी। उसके शरीर से एक आभा फूट पड़ी और हवा में हल्की रिक्तमयी ऊर्जा फैलती हुई दिखाई दी। उसकी भयावह ऊर्जा ने वातावरण को भी भारी कर दिया। बाकी सभी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मध्य रक्त संघनन क्षेत्र, सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि रक्त ऊर्जा का वह स्तर केवल मध्य स्तर के रक्त संघनन विशेषज्ञों के पास ही होता था। मार्शल कला साधना के प्रत्येक प्रमुख स्तर में 9 लघु स्तर थे, जो प्रथम स्वर्ग स्तर से लेकर 9वें स्वर्ग स्तर तक विभाजित थे। प्रथम से तृतीय स्वर्ग चरण प्रारंभिक अवस्था थे, चतुर्थ से 60 मध्य अवस्था और 60 से 9 अंतिम अवस्था थे। उनके सामने खड़े उस घायल व्यक्ति की बात करें तो अब जब उसकी सारी शक्ति बाहर निकल चुकी थी, तो सभी को एहसास हुआ कि वह रक्त संघनन का एक असाधारण मध्य स्तर का विशेषज्ञ था। धड़ाम, लॉन चेन ने महसूस किया कि उसका खून और ऊर्जा उमड़ रही है और वह 3 मीटर से अधिक पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसके पेट में दर्द होने लगा। अंततः उसे अपनी सीमा का पता चल गया था। उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति ऐसा था जिसका वह फिलहाल मुकाबला नहीं कर सकता था। भय और सदमे ने उसे अंदर से भर दिया। उस निशान वाले आदमी ने बिना किसी झिझक के लॉन चेन की ओर मुक्का मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई लॉन पर हमला करने की? अचानक एक जोरदार गर्जना से सबके कान कांप गए और खून के रंग की रोशनी से ढकी एक मुट्ठी अपार शक्ति के साथ उस घायल व्यक्ति की ओर गिरा। अध्याय 25 ग्रैंड जिया का राजकुमार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई लॉन को मारने की? उस आदमी को अचानक ठंडक का एहसास हुआ, मानो कोई विशालकाय राक्षस उसे घूर रहा हो। बिना सोचे समझे लॉन चेन की ओर लक्षित मुक्का तुरंत दिशा बदल गया और एक ऐसे मुंह से टकरा गया जो उसके अपने मुंह से भी बड़ा था। टकराना, पूरा रेस्टोरेंट हिल गया और सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि लॉन चेन की रक्षा करने वाली विशालकाय आकृति वास्तव में वाइल्ड थी। वाइल्ड किसी युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी लाल परत छा गई थी। उसने वास्तव में उस घायल व्यक्ति के मुंह को मजबूती से रोक लिया। लेकिन हालांकि उसने इसे रोक दिया, वाइल्ड फिर भी कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया और अगर लॉन चेन उसे सहारा देने के लिए नहीं आता तो वह जमीन पर गिर जाता। घावों से ग्रसित व्यक्ति एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। लॉन चेन और वाइल्ड दोनों के पास कोई स्पष्ट साधना स्तर नहीं था, फिर भी वे रक्त संघनन विशेषज्ञ को लगातार रोकने में सक्षम थे। उसका सदमा शीघ्र ही हत्या के इरादे में तब्दील हो गया। लॉन चेन ने देखा कि उसने उस व्यक्ति के जानलेवा इरादे को भड़का दिया था। उसका फैन फुतारा अभी पूर्ण संघनन के स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह उससे निपटने में असमर्थ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यद्यपि उस घायल व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी उसने उन्हें असली प्रतिद्वंद्वी नहीं माना था। शुरुआत से लेकर अब तक उसने किसी भी युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया था। स्पष्ट रूप से उसने उन पर अपनी पूरी आक्रमण क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया था। लॉन चेन को समझ नहीं आ रहा था कि वाइल्ड के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वह अचानक कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन अगर वे दोनों मिलकर भी लड़ें, तो भी वे उस घायल व्यक्ति के घातक हमलों को निश्चित रूप से रोक नहीं पाएंगे। लॉन चेन ने चुपके से अपनी स्पेशियल रिंग को रगड़ा। उसके हाथ में एक धधकती लाल रंग की औषधीय गोली प्रकट हुई और उसने ठंडे लहजे में उस घायल व्यक्ति को देखा। सब लोग रुक जाओ। जैसे ही वह घायल व्यक्ति दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी एक ठंडी चीख सुनाई दी और रेस्तरां की सबसे ऊपरी मंजिल पर लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। वहां कम से कम 1 दर्जन लोग थे, जिनमें से अधिकांश ने सुरक्षात्मक कवच पहन रखा था, लेकिन सबसे आगे खड़े 2 लोगों ने पीले रंग के शाही वस्त्र पहन रखे थे। युवराज को मेरा नमस्कार। उस व्यक्ति को देखकर सभी लोग चौंक गए और तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। वह व्यक्ति युवराज चू यान थे। उनकी उम्र 27 वर्ष प्रतीत होती थी और उनकी चौकोर नाक के कारण उनका व्यक्तित्व काफी गरिमापूर्ण और प्रभावशाली था। उसके बगल में बैठा व्यक्ति उससे थोड़ा छोटा था। वह पीला और बेहद आकर्षक था। हालांकि उसके प्रति लोगों में एक बहुत ही कोमल और सौम्य भाव भी झलकता था। भाई चू यान, क्या आपका फीनिक्स क्राई साम्राज्य अपने मेहमान के साथ इसी तरह का व्यवहार करता है? उस व्यक्ति ने उदास स्वर में पूछा। इस समय चू यान का चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ था। जमीन पर लेटे हुए लंबी भौं वाले आदमी को देखकर उसने गुस्से से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम सब अंधे हो गए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये ग्रैंड शिया के मेहमान हैं? चू यान की निगाहें उन सभी पर घूम पड़ी। फेटी और बाकी सभी के दिल घबराहट से धड़क रहे थे और उनके माथे से पसीना बह रहा था। वे समझ गए थे कि उस व्यक्ति का युवराज से इस तरह बात करना और उसके बालों का जुड़ा होना इस बात की प्रबल संभावना को दर्शाता है कि वह ग्रैंड शिया वंश का राजकुमार था। एक समय ग्रैंड शिया साम्राज्य फीनिक्स क्राई साम्राज्य का कट्टर दुश्मन था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उनके संबंध सुधर गए और वे सहयोगी बन गए। लेकिन ग्रैंड शिया के पास केवल 2 राजकुमार थे और उन्हें ये नहीं पता था कि यह व्यक्ति युवराज है या द्वितीय राजकुमार। मेरी आंखें अंधी नहीं हुई हैं। इस आदमी की आंखें तो अंधी कुत्ते जैसी हैं, इसलिए मैंने बस इसके मालिक की जगह ले ली और इसे थोड़ा सबक सिखा दिया। लॉन चेन बेपरवाही से आगे बढ़ा। तुम कौन हो? युवराज चू यांग इस बात से चिढ़ गए कि एक युवक उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, लेकिन फिर भी वे शांत रहे और उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को उसे पकड़ने का आदेश नहीं दिया। लॉन चेन, अगर 1 महीने पहले तक वह लॉन चेन का नाम नहीं जानता था, तो अब तक वह निश्चित रूप से जान चुका होगा। उच्च वर्ग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जिसने उसके बारे में न सुना हो। वह मूल रूप से एक अपाहिज और लाचार व्यक्ति था, लेकिन उसने मार्शल आर्ट के अखाड़े में लगातार 2 बार ची संघनन विशेषज्ञ को हराया था और फिर किसी तरह वह औषधि का शिष्य बन गया था। उसके चारों ओर रहस्य का पर्दा छाया हुआ था। तुमने युवराज चांगफेंग के अंगरक्षक की पिटाई क्यों की? अब चूंकि यह मामला रसायन शास्त्रियों के संग से जुड़ा हुआ था, इसलिए युवराज को भी यह बेहद समस्याग्रस्त लगा। कोई कारण नहीं, मुझे बस लगा कि आज यही उसका भाग्य था, इसलिए मैंने स्वर्ग से उसकी यात्रा में सहायता की। लॉन चेन ने अपने हाथ फैलाए। तुम, चू यान गुस्से से चिल्लाया। वह चाहता था कि लॉन चेन कोई कारण बताए और फिर थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करके और लॉन चेन के रसायनज्ञ संघ से जुड़े होने का हवाला देकर वह इस मामले को सुलझा लेगा। लेकिन लॉन चेन ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया हो और सचमुच ऐसी बात कह दी। गुस्से से उसका चेहरा हरा पड़ गया।
आपका नाम लॉन चेन है। मुझे लगता है मैंने आपके बारे में सुना है। आजकल आप काफी प्रभावशाली लग रहे हैं। ग्रैंड शिया के युवराज शिया चानफेन ने अचानक पूछा। हे, मैं शायद थोड़ा प्रभावशाली दिखूं, लेकिन आपके ग्रैंड शिया के लोगों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लॉन चेन ने जमीन पर लेटे हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। एक जादुई जानवर द्वारा खींची जा रही गाड़ी के साथ वह गलियों में बेतहाशा दौड़ रहा था, इधर उधर बेपरवाह होकर लोगों की परवाह किए बिना। वाह, ये तो वाकई कमाल है। एक कुत्ते का इतना प्रभावशाली होना, मैं सोच भी नहीं सकता कि उसका मालिक कितना प्रभावशाली होगा। शिया चानफेन का चेहरा तुरंत उतर गया। क्या ये सच है? लॉन चेन ने ठंडे लहजे में कहा। मुझसे मत पूछो, अपने कुत्ते से पूछो। लू, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? जिया चानफेन की निगाहें निर्मम हो गईं, लेकिन उसने तुरंत उन्हें दबा लिया। गुरुजी, मुझे समय की कमी थी। पता नहीं यहाँ के ये तुच्छ लोग रास्ता क्यों नहीं जानते। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लंबी भौं वाला आदमी अब थोड़ा संभल गया था और उसने दर्द को दबाते हुए जवाब दिया। बेवकूफ, ये ग्रैंड शिया नहीं है। यहाँ कोई भी हमारे शाही रथों को नहीं पहचानता। इसे ले जाओ। शिया चानफेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गाली दी। ग्रैंड शिया के कपड़े पहने दो आदमी उस आदमी को ले गए। फिर वह चुयान की ओर मुड़ा और माफी मांगते हुए बोला, चानफेन ने मेरे लोगों के साथ पर्याप्त सख्ती नहीं बरती। मेरे लौटने पर मैं निश्चित रूप से उन्हें भाई चुयान की संतुष्टि के अनुसार उचित अनुशासन सिखाऊंगा। हाँ, भाई चानफेन तो बहुत ही विनम्र है। मुझे बस उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से हमारे दोनों साम्राज्यों के बीच संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुयान ने जल्दबाजी में कहा। भाई चुयान बेवजह चिंता कर रहे हैं, यह मामला यही खत्म होगा। फिर उन्होंने लॉन चेन की ओर मुड़कर कहा, इस खतरे से आगाह करने के लिए छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अवाक रह गए। किसी ने भी ग्रैंड शिया के युवराज से ऐसी बातें सुनने और लॉन चेन से माफी मांगने की उम्मीद नहीं की थी। उनके प्रति प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुआ। ग्रैंड शिया के इस राजकुमार का व्यक्तित्व वाकई असाधारण था। अगर लॉन चेन की असीम आध्यात्मिक शक्ति और विवेक शक्ति न होती तो शायद वह भी ऐसा ही सोचता। लेकिन जिया चानफेन द्वारा उसके प्रति प्रकट की गई घातक भावना को उसने अनदेखा नहीं किया और न ही बुलाया। राजकुमार बहुत ही विनम्र है। कुत्तों का शरारती होना आम बात है। आपको उनकी रस्सी कसकर पकड़नी होगी, नहीं तो वे दूसरों को काटेंगे और खरोंचेंगे। लॉन चेन ने हंसते हुए उसे विनम्रतापूर्वक चेतावनी दी। ये सुनकर उस घायल व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। लॉन चेन द्वारा कुत्ता शब्द का प्रयोग केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी शाही अंगरक्षकों के लिए भी किया गया था। लेकिन जिया चानफेन ने बस हल्की सी मुस्कान दी, मानो उसे उसका छिपा हुआ अर्थ समझ ही न आया हो। हम अभी राजधानी पहुंचे हैं, लेकिन हमें बस आपके कारनामों के बारे में ही सुनने को मिला है। मैंने तो पहले सोचा था कि भाई लॉन सिर्फ एक रसायनज्ञ हैं, लेकिन लगता है सब गलत थे। आप मार्शल आर्ट और औषधि निर्माण दोनों में निपुण हैं। आपकी युद्ध क्षमता वाकई सराहनीय है। आप अपनी पीढ़ी में सबसे श्रेष्ठ हैं। लॉन चेन ने जिया चानफेन की ओर देखा। उसे पल भर के लिए समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। उसने बिना कोई जवाब दिए बस हल्की सी मुस्कान दी। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई लॉन मेरे और भाई चू के साथ कुछ भी पीने का सम्मान देंगे? शिया चानफेन ने पूछा। हालांकि उसकी मुस्कान मनमोहक थी, लेकिन लॉन चेन को महसूस हुआ कि यह एक ऐसी मुस्कान है जिसके पीछे एक जहरीला दांत छिपा है और उसे इससे बेहद असहजता महसूस हुई। मुझे खेद है, लेकिन इस छोटे भाई ने अभी बहुत ज्यादा पी लिया है और अब और नहीं पी सकता। वरना मैं दो कुत्तों को पालने की जहमत ही नहीं उठाता। ये छोटा सा बच्चा अब चला जाएगा। लॉन चेन मुस्कुराया और जिया चानफेन के गुस्से से भरे चेहरे या उस घायल व्यक्ति के घोर हत्या के इरादे को देखे बिना उसने वाइल्ड को बाहर निकाल लिया। लॉन चेन के जाते ही शी फैंग और अन्य लोगों ने जल्दी से माफी मांगी और भाग गए, क्योंकि आज उन्हें बहुत डर लगा था। अल्पविराम। गुरुजी, आपने मुझे उस बच्चे को क्यों नहीं मारने दिया? लू अब और बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। वह बच्चा बहुत ही दुष्ट है। इस समय ग्रैंड शिया के राजकुमार अपने निवास पर लौट चुके थे और वह निशान वाला व्यक्ति उनसे बात कर रहा था। वह छोटा बच्चा रसायन शास्त्रियों के संघ का सदस्य है। हालांकि वह हमारे देश के संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन अगर तुमने उसे इस तरह मार डाला तो मुझे तुम्हें दंड के लिए संघ के हवाले करना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चा तो बिल्कुल ही बेकाबू है। मैं इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बार बार कुत्ते की तरह गालियां सुनना कोई भी सहन नहीं कर सकता। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक योजना बनानी होगी। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम उस व्यक्ति को मारते समय खुद भी सुरक्षित रहो। जिया चानफेन ने सिर हिलाया। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई योजना है? उस निशान वाले आदमी ने खुशी से पूछा। बेशक, वरना क्या मैं उसके प्रति इतना दयालु व्यवहार करता? मुझे इस तरह दयालु चेहरा बनाते हुए देखने वाला हर एक व्यक्ति मर चुका है। शिया चानफेन ने एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। घावों से ग्रस्त वह व्यक्ति कांप उठा। यहाँ आने का हमारा मकसद मत भूलो। वह तो बस एक छोटी सी बात है। उसे कुछ और दिन जीने दो। फीनिक्स फ्राई साम्राज्य का सबसे बड़ा त्योहार फीनिक्स फ्राई लालटेन महोत्सव आने ही वाला है। यह फीनिक्स फ्राई के लिए साल का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट सम्मेलन है। आज मेरी तारीफ व्यर्थ नहीं जाएगी। हम जब उसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच जाए तो लालटेन महोत्सव में उसे चुनौती देना। उस समय क्या वह मना कर पाएगा? जिया चानफेन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। अब जाकर उस घायल व्यक्ति को समझ आया कि ये कितनी घिनौनी चाल थी। उस समय अनगिनत लोग देख रहे होंगे। लॉन चेन चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। अगर उसने मना करने की हिम्मत की तो वह फांस में डूब जाएगा, खासकर इसलिए कि वह इतना लोकप्रिय था। लेकिन थोड़ा और सावधान रहना। मेरे शाही अंगरक्षक के रूप में तुम अपनी ताकत का ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर सकते। मुझे दोबारा चेतावनी देने की नौबत न आए। जी हाँ, चिंता मत करो स्वामी। इन वर्षों में मैंने कभी भी अपनी असली छिपी हुई ताकत का खुलासा नहीं किया है। उस निशान वाले आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। शिया चानफेन ने सिर हिलाया और रात के आकाश की ओर देखने लगा। उसकी आंखों का रंग रात के अंधेरे के पर्दे के रंग जैसा था जो अथाह था। अध्याय 26 भयानक वाइल्ड। अभी क्या हुआ? तुम्हारी शक्ति में अचानक इतनी वृद्धि क्यों हुई? घर पहुंचते ही लॉन चेन ने तुरंत वाइल्ड से घटना के बारे में पूछा। उस समय वाइल्ड ने लॉन चेन को भी डरा दिया था। मुझे नहीं पता, जब मैंने देखा कि वह व्यक्ति तुम्हें मारने ही वाला है तो मेरा सिर चकरा गया और मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई अथाह ऊर्जा निकल रही हो, वाइल्ड ने अनिश्चितता से बताया। लॉन चेन ने वाइल्ड के कंधे पर हाथ रखा और अपनी असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसके शरीर की जांच की। लेकिन जब उसकी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो उसे एक बेहद चौंकाने वाली स्थिति का पता चला। वाइल्ड का शरीर बाकी लोगों से अलग था। अधिकांश लोगों के शरीर में कई घुमावदार नाड़ी नसें होती हैं, लेकिन वाइल्ड के पास केवल 4 मेरिडियन थी। ये चारों मेरिडियन उसके डांटियन से उसके चारों अंगों तक जाती थी। लॉन चेन ने पहली बार ऐसी किसी चीज का सामना किया था। इसके अलावा सबसे आश्चर्यजनक बात ये विचित्र नसें नहीं थी, बल्कि उनका शारीरिक शरीर था। उनकी अधिकांश कोशिकाएं बंद हो गई थी, मानो वे मृत प्रतीत हो रही हों। लेकिन यह वास्तविक मृत्यु नहीं थी। लॉन चेन को यह महसूस हुआ कि जैसे ही गर्मी इन कोशिकाओं पर पड़ती, ये कोशिकाएं जो निष्क्रिय अवस्था में थी अपने आसपास से गुजरने वाली किसी भी कोशिका को तुरंत निगल लेती और फिर से अपनी नकली मृत्यु की अवस्था में लौट जाती। वाइल्ड सचमुच एक विचित्र व्यक्ति था। सैकड़ों संभावनाओं पर विचार करने के बाद भी लॉन चेन असमंजस में रहा और अंततः एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा। वाइल्ड, क्या तुम पहले कभी सचमुच पेट भरकर खा चुके हो? लॉन चेन ने पूछा। मैं यहाँ तब तक खाता हूँ जब तक मेरा पेट पूरी तरह भर न जाए, वाइल्ड ने कहा। मुझे सच बताओ। वैसे तो आधा भरा होना ही मेरे लिए काफी है। वाइल्ड ने सच छिपाने की हिम्मत नहीं की।
वाइल्ड, याद रखना, मैं तुम्हारा भाई लॉन्ग हूँ। अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। लॉन चेन ने गंभीरता से चेतावनी दी। भाई लॉन्ग, मैं जानता हूँ। उनके गंभीर चेहरे को देखकर वाइल्ड घबराकर सहमत हो गया। मुझे पूछने दीजिए, अधिक शक्तिशाली महसूस करने के लिए आपको क्या खाने की आवश्यकता है? मांस। किस तरह का मांस? कोई भी मांस चलेगा, लेकिन गोमांस सबसे अच्छा है। मैंने थोड़ा सा गोमांस खाया है। लॉन चेन ने सिर हिलाया। वाइल्ड की विशेष शारीरिक संरचना के कारण उसकी 99% कोशिकाएं निष्क्रिय अवस्था में थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध नहीं थी। अपनी रक्षा के लिए उन्हें ऐसी स्थिति में जाना पड़ा। अपने प्रिंस सॉवरेन के अनुभवों के बावजूद लॉन चेन ने कभी ऐसा विचित्र शरीर नहीं देखा था। इतना शक्तिशाली शरीर होने के बावजूद उसकी केवल 1% से भी कम कोशिकाएं काम कर रही थी। अगर उसकी सारी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती तो ये कितना भयानक होता। इस बात को सोचकर ही लॉन चेन घबरा गया, लेकिन वाइल्ड अपने आप में एक अलग ही शख्स था और वह जितना ताकतवर होता उतना ही बेहतर होता। आप एक बार में कितना मांस खा सकते हैं? 5 किलोग्राम। वाइल्ड हिचकिचाया और उसने एक उंगली उठाई। सच्चाई, पूरी गाय, सच्चाई, मैं 5 गाय खा सकता हूँ। मुझे सच बताओ। लॉन चेन की आवाज अब चीख में बदल गई थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे पास 10 गाय हो तो काफी होगा। वाइल्ड के चेहरे पर कुछ कड़वाहट थी। उन्होंने कभी इतना खाना नहीं खाया था, इसलिए उन्हें खुद नहीं पता था कि वे कितना खा सकते हैं। लॉन चेन ने अचंभित होकर सिर हिलाया। ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए पूरा चारागाह खरीद लाऊंगा। तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। अगले दिन लॉन चेन ने बाओएर को शहर के बाहरी इलाके में चारागाह खोजने के लिए कहा। चारागाह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस पर 1000 से अधिक गायें थी। लॉन चेन ने वाइल्ड को जाने दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन चारागाह पर काम करने वाले बाकी सभी लोग भाग गए। बाद में वे बाओएर के पास ये रिपोर्ट करने आए कि वाइल्ड एक बर्बर व्यक्ति था। वह एक गाय को पकड़कर उसे पीट कर मार डालता था, उसका एक पैर फाड़ देता था और खून से लथपथ होने पर भी उसे खाने लगता था। वे सभी उस घटना की याद से कांप रहे थे। उन्हें डर था कि वाइल्ड उनमें दिलचस्पी ले सकता है और उन्हें खा सकता है। लॉन चेन के पास वाइल्ड के लिए नियमित रूप से खाना बनाने के लिए 1 दर्जन रसोइयों को काम पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी वाइल्ड को पका हुआ खाना खाने को मिलता था। लेकिन लॉन चेन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वाइल्ड पहले दिन तो सिर्फ 10 गाय ही खा सका, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी भूख बेतहाशा बढ़ती गई। क्योंकि प्रत्येक गाय की कीमत केवल 2 या 3 सोने के सिक्के थी, इसलिए लॉन चेन को गरीबी में डूबने की चिंता नहीं थी। वास्तव में वह जो हो रहा था उससे खुश था। वाइल्ड की भूख का बढ़ना इस बात का संकेत था कि उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे जागृत होने लगी थी। एक बार जब उसकी सभी कोशिकाएं जागृत हो जाएंगी तो वाइल्ड पूरी तरह से बदल जाएगा। वाइल्ड के मामलों को सुझाने के बाद लॉन चेन एकांत में चले गए। उस जख्मी आदमी के साथ हुई लड़ाई ने उन्हें एक बेहद गंभीर संकट का एहसास कराया था। उस दिन से ही लॉन चेन को यह आभास हो रहा था कि वह जख्मी आदमी अभी भी अपनी शक्ति छिपा रहा है। हालांकि फिलहाल वह कोई खतरा नहीं था, फिर भी लॉन चेन को लग रहा था कि यह मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। पिलगॉट की आत्मा में विलीन होने के बाद खतरे को भांपने की उसकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। पिछली बार उसका प्रतिद्वंदी ठीक से तैयार नहीं था। एक बार जब उसका प्रतिद्वंदी तैयार हो जाता तो लॉन चेन की मृत्यु निश्चित हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। अगर उसे एक और मौका भी मिलता तो भी वह सब कुछ उसी तरह संभालता। वरना वाइल्ड को जो चोट लगी थी वह हमेशा उसके दिल में बसी रहती। दिल में खामियां नहीं होनी चाहिए थी, वरना वह अंततः दिल का शैतान बन जाता। इस बार लॉन चेन ने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ एकांतवास में प्रवेश किया और उसने बेतहाशा फेंफू गोलियों का सेवन शुरू कर दिया। 7 दिन बाद उसके पैर के तलवे पर स्थित फेंफू तारा आखिरकार एक धमाके के साथ फूट पड़ा। लॉन चेन द्वारा असीम औषधीय ऊर्जा के अवशोषण के कारण फेंफू स्टार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। चिकनी बाहरी परत हट गई और लॉन चेन को जो बात चौंका गई वह ये थी कि अंदर से वह एक तारे जैसा दिख रहा था। लेकिन यह तारा कुछ हद तक अस्पष्ट था, फिर भी ये जीवन की लय से भरा हुआ था, एक चौंकाने वाली स्थिति। वह 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट का पहला तारा फेंफू तारा था। वर्तमान में लॉन चेन को यह अंदाजा नहीं था कि वह किस स्तर की शक्ति पर है और वह सदमे से भर गया था। धमाका! अपनी बाहरी परत को उतार रही फेंफू स्टार अचानक हिल उठी और एक भयानक ऊर्जा ने कमरे को भी कपकपा दिया। अरे बाप रे, कितना बड़ा आंदोलन है। चिंता होने के बावजूद लॉन चेन के लिए कुछ भी करना बहुत देर हो चुकी थी। पूरा कमरा कागज की तरह बिखर गया। उसी समय आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा में एक जबरदस्त झटका लगा और वह उग्र रूप से लॉन चेन की ओर बढ़ गई। टकराना! लॉन चेन ने मुंह भरकर खून थूक दिया। उसका शरीर मानो फटने ही वाला था और वह बेहोश हो गया। जब लॉन चेन को होश आया तो उसने देखा कि उसकी मां चिंता से उसकी जांच कर रही है। उसे जागते देख वह घबराई भी और खुश भी हुई। चेन ए, तुमने अपनी मां को डरा दिया। तुम क्या कर रही थी? लॉन चेन ने तुरंत जवाब दिया, मां, यह कोई बड़ी बात नहीं है। गोलियां बनाते समय भट्टी में विस्फोट होना सामान्य बात है। वह भट्टी में हुए विस्फोट को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। अपनी मां को आश्वस्त करना आसान नहीं था, लेकिन एक बार आश्वस्त करने के बाद उसने अपनी दैवीय बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने अंतर्मन का विश्लेषण किया और लगभग हैरानी से चीख उठा दी। उसने किसी तरह एक डांटियन हासिल कर लिया था। पहले खाली पड़ी उस जगह पर अब 3 चक्रवात धीरे धीरे घूम रहे थे। क्या हो रहा है? अपने पैर के तलवे पर बने फेंफू स्टार को देखकर वह काफी हद तक निश्चिंत हो गया, लेकिन अपने दांतियान में मौजूद उन 3 चक्रवातों को देखकर वह अभी भी थोड़ा संशय में था। जब उसकी व्यक्तिगत आत्मा का मूल निकाल लिया गया तो उसका डांटियन केवल मृत्यु की भूमि में बदल गया। यह ऐसी स्थिति थी जिससे उबरना असंभव था। जब तक कि क्या इसका मतलब यह था कि फेंफू स्टार को संघनित करने के बाद डेंटियन का पुनर्निर्माण किया जाएगा? बेहोश होने से ठीक पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उसे पता था कि स्वर्ग और पृथ्वी से जो भयानक ऊर्जा उसके अंदर समा गई थी वह ऐसी चीज थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। वह ऊर्जा बेकाबू और अनियंत्रित थी। वह ऐसी चीज नहीं थी जिसका लोग इस्तेमाल कर सके। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल मूल डेंटियन को नष्ट करने और फिर उसकी जगह एक नया डेंटियन बनाने के लिए किया गया था? लेकिन सच तो यह है कि लॉन चेन गलत था। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक अस्तित्व था। अगर उस समय उसके पास वास्तव में डेंटियन होता तो वह अब तक मर चुका होता। हालांकि लॉन चेन इसे समझ नहीं पाया, लेकिन उसने परिवर्तनों का अध्ययन जारी रखा और पाया कि वह वास्तव में अपने डांटियन में मौजूद तीनों चक्रवातों के साथ बातचीत कर सकता है। क्या मैंने सचमुच एक डांटियन का पुनर्निर्माण किया? लॉन चेन ने चक्रवातों के भीतर की ऊर्जा को अपने शरीर के बाकी हिस्सों में खींचने की कोशिश की और पाया कि इसमें जरा भी रुकावट नहीं थी। वह उस ऊर्जा का आसानी से उपयोग करने में सक्षम था। पैर पटकते ही फेंफू स्टार की ऊर्जा बिना रुके प्रवाहित हो उठी। लॉन चेन पूरी तरह से हैरान था। इसका क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा का एक और भंडार प्राप्त करने के लिए था? एक साधारण से विचार से लॉन चेन ने फेंफू स्टार की ऊर्जा को अपने डेंटियन में समाहित कर लिया। उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। भयानक ऊर्जा सुनामी की तरह उमड़ रही थी। उसने जल्दी से मुंह से खून थूक दिया और लगभग दोबारा बेहोश हो गया। लॉन चेन सदमे और दहशत से बेहाल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और बुरी तरह हौंक रहा था। उसके आंतरिक अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। जल्दी से एक उपचार की गोली निगलते ही औषधीय ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई। लॉन चेन का पीला पड़ा चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। आखिर चल क्या रहा है? लॉन चेन गुस्से से मन ही मन बड़बड़ाया। अभी अभी तो वह लगभग खुद को मार ही चुका था। ऐसा करना वाकई हास्यास्पद होता।
लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के बारे में उसे बस इतना ही याद था कि इसे कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में बाकी सारी जानकारी गायब हो चुकी थी। इसमें न कोई पदक्रम था, न कोई मूल और न ही इसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका। एक तरह से इसकी कमियां काफी हद तक उसकी कमियों से मिलती जुलती थी। लॉन चेन ने कड़वी मुस्कान दी। उसके पास न तो स्पिरिट रूट थी, न स्पिरिट बोन और न ही स्पिरिट ब्लड। ये तीनों चीजें उससे छीन ली गई थी, इसलिए उसे लगा कि वह 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन अगर वह इस विचित्र घटना के बाद भी कुछ समझ नहीं पाया तो लॉन चेन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दांत पीसते हुए उसने अपने फेंफू स्टार के साथ बातचीत जारी रखी। इस बार लॉन चेन को पता था कि इतनी अधिक मात्रा का उपयोग नहीं करना है। उसने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा निकाली। धमाका, जब ऊर्जा का वह हल्का सा अंश उसके डेंटियन में प्रवेश कर गया तो लॉन चेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि तीनों चक्रवात पल भर में 10 गुना बड़े हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब फेंफू स्टार की ऊर्जा का थोड़ा सा अंश भी उनमें प्रवेश कर गया तो वे धीरे धीरे घूमने से अचानक बहुत तेजी से घूमने लगे। तीनों चक्रवातों के तेजी से घूमने के बाद अनंत ऊर्जा तुरंत लॉन चेन के पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे वह शक्ति से भर गया। लॉन चेन ने आखिरकार 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के रहस्यों में से एक का पता लगा लिया था। ये वाकई बेहद चौंकाने वाला और डरावना था, यहाँ तक कि लॉन चेन खुद भी थोड़ा भयभीत हो गया था। क्या मेरी स्मृतियों में मौजूद 9 तारा रूपांतरणों का यही अर्थ है? क्या मेरे डांटियन में मौजूद 3 चक्रवात 3 रूपांतरणों का संकेत देते हैं? काफी देर बाद ही लॉन चेन ने धीरे धीरे अपने विचारों को शांत किया। अब जब उसके पास 3 चक्रवात थे तो दुनिया के बाकी स्तरों के अनुसार वह क्यूई संघनन के तीसरे स्वर चरण में एक कमजोर नौसिखिया ही होगा। लेकिन क्या वह सचमुच कमजोर था, ये तो सिर्फ लॉन चेन ही जानता था। इस खोज ने उसे सदमे और उत्साह दोनों से भर दिया। अपनी स्पेशियल रिंग को छूते ही उसके हाथ में एक प्राचीन जानवर की खाल प्रकट हो गई। ये वही खाल थी जो उसने ब्लड कंडेंसेशन विशेषज्ञ को रिश्वत देने के बदले हासिल की थी। आकाश को चीर दो, आकाश को चीर दो। हाँ, मुझे देखने दो कि तुम्हारे भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं। अध्याय 27 ज्वाला बादल ताड़। पशु की खाल से बने पृष्ठ पर मौजूद 9 लाल बिंदुओं को देखते हुए लॉन चेन गहरी सोच में डूब गया। इन 9 बिंदुओं में जरा भी कोई पैटर्न नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन इस बार लॉन चेन ने उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि वास्तव में उनके बीच एक अत्यंत धुंधली रेखा जुड़ी हुई थी। ये 9 एक्यूपंक्चर बिंदु होने चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले लॉन चेन को उन्हें काफी देर तक देखना पड़ा। लॉन चेन के दिमाग में अनगिनत नसों का नक्शा था और उन सभी नसों को बारीकी से देखने के बाद ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा। दूसरे लोग शायद मरने तक इस बात को समझते फिरे। लियाओ में प्रवेश करें, कुइमिंग में विलय करें, क्वीची में प्रवेश करें, लाओगोंग में शामिल हों। 1 लॉन चेन ने 9 बिंदुओं के नाम धीरे से बुदबुदाते हुए उनके मार्ग का अनुसरण किया। वह रुका और बोला, यह मुट्ठी या हथेली की तकनीक नहीं है, बल्कि एक हथियार युद्ध कौशल है। क्या शानदार तकनीक है। लॉन चेन ने इसका अध्ययन किया और पाया कि जब ऊर्जा इन 9 बिंदुओं से होकर बहती है तो ऐसा लगता है मानो कोई रुकी हुई नदी अचानक फूट पड़ी हो। 9 मोड़ों से गुजरने के बाद जब यह मुक्त होगी तो निश्चित रूप से अत्यंत भयावह होगी। इस बार तो उसने वाकई कोई खजाना हासिल कर लिया था और हालांकि लॉन चेन को यह नहीं पता था कि वह किस श्रेणी का था, लेकिन वह निश्चित रूप से निम्न श्रेणी का नहीं था। उनकी प्रेरणा से उनके डांटियन की ची ऊर्जा लेआओ बिंदु की ओर प्रवाहित हुई, लेकिन जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को दूसरे एक्यूपंक्चर बिंदु की ओर ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वे आगे बढ़ने में असमर्थ थे। कुछ देर रुकने के बाद लॉन चेन समझ गया कि इस तकनीक के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना इसका उपयोग करना असंभव था। अपने डांटियन की आध्यात्मिक ऊर्जा को त्याग कर उसने अपने फेंफू स्टार का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसका फेंफू स्टार उसके डांटियन की तुलना में कहीं अधिक शक्ति से भरा हुआ था। लेकिन जब वह चौथे एक्यूपंक्चर बिंदु पर पहुंचा तो वह हटने लगा। उसने लाख कोशिश की, लेकिन वह छठे बिंदु तक नहीं पहुंच सका। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं यह नहीं कर सकता। लॉन चेन ने अपने जबड़े भींचे और अपने फेंफू स्टार से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा अपने डेंटियन के चक्रवातों में भेजी। चक्रवातों ने तुरंत ही प्रचंड ऊर्जा उत्सर्जित कर दी। उस ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए उन्होंने तेजी से प्रगति की। छठी, 7वां, 8वां, बकवास। लॉन चेन अचानक रुक गया और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस बुलाया। अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए उसने अपनी नसों की जांच की। उन्हें ये देखकर गहरा सदमा लगा कि उस भयानक ऊर्जा के कारण उनकी नसें टूटने लगी थी और उनमें दरारें दिखाई देने लगी थी। अगर लॉन चेन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस बुलाने में जरा भी देर की होती तो उनकी नसें पूरी तरह से फट जाती। अगर सचमुच ही नसें फट गईं तो ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। डर के मारे उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। धत तेरे की, मैं अभी इसमें अभ्यास नहीं कर सकता। लॉन चेन अनिच्छा से ही स्प्लिट द हेवंस का अभ्यास छोड़ सका। नसों को पोषण देने वाली गोली निगलने के बाद उसने अपनी थोड़ी क्षतिग्रस्त नसों को तुरंत ठीक कर लिया। लॉन चेन खड़ा हुआ और बाहर चला गया। दरवाजा खोलते ही उसने ताजी हवा में गहरी सांस ली और लगातार प्रशिक्षण से हुई थकान से उबर गया। इस समय पूरब में सूरज उगना शुरू ही हुआ था। लॉन चेन ने बाओ ए से कुछ पूछताछ की। उनकी जागीर पूरी तरह से ठीक थी। वाइल्ड भी पूरी तरह से स्वस्थ था और हर दिन भर पेट खाना खा रहा था। इससे लॉन चेन को राहत मिली। उसने अपने कपड़े बदले और ग्रैंड मास्टर यून क्यूई से मदद मांगने के लिए रसायन शास्त्री संघ जाने की तैयारी की। लेकिन लॉन चेन थोड़ा घबराया हुआ था। साधारण रसायन शास्त्री पिल फ्लेम की साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे और युद्ध कौशल पर अपना ध्यान नहीं देते थे। इसका उद्देश्य अपनी सारी ऊर्जा और प्रयास को केंद्रित करना था ताकि वे पिल पथ पर आगे बढ़ सके। रसायन शास्त्री आमतौर पर बेहद अहंकारी होते थे और मार्शल कला के अभ्यास में कोई रुचि नहीं रखते थे। ग्रैंड मास्टर यूनची ने उस दिन लॉन चेन को यही बात याद दिलाई थी। लेकिन इस विषय पर लॉन चेन के अपने विचार थे। उसे बहुत लंबे समय से तंग किया जा रहा था और शक्तिशाली मार्शल शक्ति के बिना वह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। पद या प्रतिष्ठा चाहे जो भी हो, लॉन चेन के लिए ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता था। सच्ची शक्ति के सामने ये सब बातें कागज के टुकड़े जितनी कमजोर थी। लॉन चेन को नहीं पता था कि ग्रैंड मास्टर यून क्यूई उसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। लॉन चेन, घबराहट में लॉन चेन कुछ ब्लॉक चल ही चुका था कि अचानक एक गर्मजोशी भरी आवाज सुनाई दी। उसने सिर घुमाकर देखा तो दूर एक घोड़ागाड़ी रुकी हुई थी। पन्ने का ढक्कन खोलते ही एक युवती लॉन चेन को प्रसन्नतापूर्वक देखने लगी। वह शाही राजकुमारी चू याओ थी। चू याओ को देखकर लॉन चेन थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ देर उसे देखने के बाद उसकी घबराहट लगभग गायब हो गई। चू याओ ने चारों ओर देखा। सुबह होने के कारण कोई भी आसपास न देखकर उसने इशारा किया, जल्दी अंदर आ जाओ। लॉन चेन को उम्मीद नहीं थी कि चू याओ उसे अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित करेगी। उसकी प्यारी मुस्कान देखकर लॉन चेन का दिल जोर से धड़कने लगा और वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी का भीतरी भाग असाधारण रूप से विशाल था। उसमें एक बेंच के अलावा कपड़े बिछे हुए एक चाय की मेज भी थी। आपको यहाँ देखकर कितना अच्छा लगा। क्या आप मेरे साथ सनसेट माउंटेन चलना चाहेंगे? चू याओ की लॉन चेन पर सुंदर निगाहें खुशी से भरी हुई थी, जो उस समय की उसकी निर्मम और धूर्त निगाहों के बिल्कुल विपरीत थी जब उसने पहली बार उसे पकड़ा था। इतनी खूबसूरत महिला के निमंत्रण पर मुझे डर है कि अगर मैंने मना कर दिया तो मुझ पर आसमानी बिजली गिर जाएगी। लॉन चेन हंसते हुए बोला। चू याओ का मनमोहक चेहरा लाल हो गया। महल में उसे कई नियमों और पाबंदियों का पालन करना पड़ता था। उसे लॉन चेन के बेफिक्र और निडर होकर बात करने का अंदाज बेहद पसंद था। गाड़ी धीरे धीरे शहर से निकलकर सनसेट माउंटेन की ओर चल पड़ी। चू याओ, तुम सनसेट माउंटेन क्यों जा रही हो? लॉन चेन ने पूछा।
मैं बस थोड़ा खेलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों चू याओ का चेहरा एकदम लाल हो गया, जिससे लॉन चेन भ्रमित हो गया। क्या मैं आपको किसी महत्वपूर्ण काम से दूर तो नहीं कर रही हूँ? चू याओ ने पूछा। मैं तो बस टहलने निकला था। आपके रथ से मिलना और बाहर निकलकर मजे करना मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, लॉन चेन मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, आपका छोटा भाई ठीक है। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। सातवें राजकुमार के साथ जो हुआ था, उस पर लॉन चेन को अभी भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह ठीक है, उसे थोड़ा डराना भी अच्छा है, इससे उसका व्यवहार बेहतर रहेगा, चू याओ हंसते हुए बोली। कुछ ही समय में वे सनसेट माउंटेन की तलहटी में पहुंच गए। चू याओ नीचे उतरी और अपने अंगरक्षक को गाड़ी वापस चलाने का आदेश दिया। मेरे साथ चलिए, मुझे यहाँ का नजारा बहुत पसंद है, चू याओ ने उनके सामने वाले छोटे रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मैं छोटी थी तो अक्सर इस पहाड़ पर चढ़ने आती थी, लेकिन जब से मेरे पिता ने संन्यास ले लिया है, मुझे ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी और अकेलेपन की एक दयनीय झलक दिखाई दी। लॉन चेन आह भरे बिना नहीं रह सकी। चाहे आप कहीं